हेलो छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग क्लासेस में। तो आज जो है शुरू करते हैं हम 34वां प्रैक्टिस सेट, जो उत्तराखंड से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं, आपके पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड है, बीडीओ है, बीपीडीओ है, पुलिस है, समूह गो है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने इससे पहले के 33 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके जो है बाकी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, और ये सारे नए सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, इसी तरीके से जो है प्रश्न बनता है। और चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन से फारसी भाषा के शब्द हैं? तो फारसी भाषा के शब्दों के लिए हमने एक कहानी बताई थी, फारसी की शादी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, फारसी की शादी में हमने कहानी बताई थी कि फारस का एक कमीना सुल्तान था जिसका एक आवारा बेटा चिराग था, है ना। फारसी की शादी से एक शादी शब्द आपका फारसी भाषा हो गया। फारसी का एक कमीना सुल्तान था जिसका एक आवारा बेटा चिराग था। उसका दिल पंजाब के, देखो पंजाब आ गया, पंजाब के खूबसूरत, पंजाब के नेक खूबसूरत बेटी पर आ गया था, है ना। तो मजबूर होकर उसने जो शादी करवा दी, और मतलब जो शादी हुई तो शादी में जो है कबूतर, खरगोश, शेर का गोश्त बना था, ऐसे करके हमने कहानी बनाई थी। और शादी में ही क्या हुआ था, क्या कहते हैं, समूह से बने थे और समूह से जो है शहद के साथ खाए गए थे। तो इस तरीके से बताया था हमने। तो शहद भी फारसी भाषा का, पंजाबी फारसी भाषा का, समोसा भी, और शादी भी फारसी भाषा का है। एक हमने अरबी भाषा के शब्द के लिए बताया था, अरब की एक घटना, है ना। अरब की एक घटना की, जिस घटना में क्या हुआ था कि एक अरब के एक तहसील के एक दफ्तर में एक आदमी काम करता था जिसने रिश्वत के कारण इस्तीफा दे दिया था। मोहल्ले की दावत में बहुत सारे मेहमान आए थे, लेकिन एक हलवाई ने जो क्या किया था, जहर मिलाकर जो बहुत सारे औरत और उनके औलादों की कब्र खोदी थी। उसी में कहा गया कि दूसरे दिन अखबार में खबर थी, अखबार भी आपका अरबी भाषा का है, कि खराब मौसम के कारण लोगों की तबियत हुई। तो मौसम अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा, ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 5। तो 1 3 4 5 यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी की बोलियों को उनके वर्गों से सही मिलान कीजिए। देखो जैसे पश्चिमी पहाड़ी है ना, अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है मुख्य रूप से। एक होता है पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली वगैरह आती है, एक आती है मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें क्या कहते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, और एक पश्चिमी पहाड़ी है जिसमें आपके जैसे जौनसारी आ गई और हिमाचल की बोलियां आ गई। तो उन्हीं पश्चिमी पहाड़ी के वर्गों को जो यहाँ पे विभक्त किया गया है, और उसके आधार पर आंसर बताना। जैसे आपका सतलुज वर्ग है, तो सतलुज वर्ग में कौन सी पहाड़ी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे उपबोली बोल सकते हो आप लोग। तो ये सोदोची जो है सतलुज वर्ग में आती है। अगर आप भद्रवाही देखोगे, हिमाचल में, सतलुज वाला जो वर्ग है हिमाचल में, समझ लो आप लोग, है ना। सतलुज नदी हिमाचल से होते हुए आती है। भद्रवाही वर्ग की बात करें तो भोले सी जो है भद्रवाही वर्ग में, ये भी हिमाचल में बोली जाती है। मंडी वर्ग भी हिमाचल में, ये आपके सकेती आती है मंडी में। और चक्रता वर्ग आपको पता है जौनसारी में आती है, जौनसारी आपकी चक्रता वर्ग में आती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, पहले का पहला है और दूसरे का पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, चौथे का आपका चौथा हो जाएगा। तो डी इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पत्र में प्रेषित का नाम नहीं लिखा जाता है? देखो भाई क्या होता है, जैसे सरकारी पत्र होता है, इनमें प्रेषित का नाम होता है। प्रेषित का मतलब क्या होता है कि जिसे पत्र भेजा जाता है, जिसे पत्र भेजा जाता है या जिसके नाम पत्र भेजा लिखा जाता है, वो प्रेषित होता है। तो जितने भी सरकारी पत्र होते हैं उसमें प्रेषित का नाम लिखा होता है। किसी अधिकारी का हो सकता है, कार्यालय का नाम हो सकता है ना, वहाँ पे प्रेषित। अर्ध सरकारी पत्र में भी प्रेषित का नाम लिखा होता है, कार्यालय ज्ञापन में भी प्रेषित का नाम लिखा होता है। लेकिन जो प्रारूपण होता है वो क्या होता है कि जैसा हमें कोई लेटर आया है तो उस लेटर के बदले जो है, जो मतलब जवाब में लिखा जाता है, वो तो उसका एक मसौदा तैयार किया जाता है, उसको ही प्रारूपण कहते हैं। तो उसमें प्रेषित की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रारूपण में जो है प्रेषित का नाम नहीं लिखा जाता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के लिए कौन सा कथन सही है? कह रहा है यहाँ पे सत्य है कि जौनसारी भाषा में अंधकार को हिनियारो कहा जाता है। तो बिल्कुल एकदम सही है। जौनसारी भाषा में अंधकार को क्या कहते हैं? हिनियारो कहते हैं। कुमाऊनी भाषा में अंश को बान कहा जाता है। देखो कुमाऊनी भाषा में अंश को बान नहीं कहते, बल्कि कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है? अंश को क्या कहा जाता है? अखरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखरो कहा जाता है। अंश मतलब किसी चीज का एक मतलब छोटा सा अंश जिसको हम बोलते हैं ना। और गढ़वाली भाषा में अकाल को अखरो कहा जाता है। गढ़वाली भाषा में अकाल को क्या कहा जाता है? बान कहा जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बान शब्द जो है अगर यहाँ लिखा होता तो सही था, और ये जो अखरो शब्द है, अखरो शब्द अगर यहाँ पे लिखा होता तो ज्यादा सही था। तो इसकी वजह से क्या है, बी और सी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाली भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। चलो गढ़वाली भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। जैसे फांगी, फांगी का मतलब क्या कहते हैं? फांगी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फांगी का मतलब होता है डाल, जिसे बोलते हैं पेड़ की डाली होती है, पेड़ का डाल होती है जो, उसको फांगी बोलते हैं ना। गढ़वाली भाषा में फांगी बोलते हैं, हिंदी में डाल बोलते हैं। बासो, बासो का मतलब होता है कहीं पे बस जाना, तो डेरा, है ना। तो बासो का मतलब क्या होता है? डेरा होता है। सीलो का मतलब होता है, सीलो का मतलब बोलते हैं कि वो बहुत सीला इंसान है। सीला मतलब ढीला ढाला इंसान है, सुस्त सा इंसान है। तो आप सीलो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ढीला हो जाएगा। और रास का मतलब बोलते हैं कि सांप ने अपनी रास बना दिया, ढेर लगा दी अपनी, है ना। तो ढेर लगाना, रास का मतलब हो गया ढेर लगाना। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, कुमाऊनी मुहावरा अपूर्ण खाट खोदन का हिंदी अर्थ होगा। अपूर्ण खाट खोदन का हिंदी अर्थ होगा, देखो गहरा गड्ढा खोदना, दुश्मन को संकट पैदा करना, संकट को आमंत्रण देना। तो संकट को आमंत्रण देना, जैसे कोई होता नहीं कि अपने आप को जो है संकट को आमंत्रण देना, कोई ऐसा काम करना जिससे हमें संकट हो सकता है। तो वहां पे गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि अपूर्ण
खाट खोदन, मतलब अपने खाट खोदन मतलब अपने लिए ही क्या है, संकट पैदा करना होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संचार के तत्वों का सही क्रम होगा। देखो संचार के तत्वों का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो संचार में आता है वो क्या होता है, आपका संचारक आएगा। सबसे पहले क्या आता है, संचारक आता है। संचारक मतलब कि जो पत्र लिखने वाला होता है वो आता है ना। संचारक के बाद क्या होता है, संचारक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूटीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूटीकृत, है ना। जब कूटीकृत हो जाएगा तब आप संचार संदेश बनेगा, तो क्या बन जाएगा, फिर संदेश बन जाएगा, है ना। और जब संदेश आपका बन जाएगा तो संदेश बनने के बाद क्या हो जाएगा, माध्यम होगा। मतलब माध्यम का मतलब है कि किसके माध्यम से आप भेजना चाह रहे हो, जैसे आप व्हाट्सअप करना चाह रहे हो या फेसबुक के व्हाट्सअप के माध्यम से भेजना चाह रहे हो, या फिर लेटर लिख के जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना चाह रहे हो, फोन करके कोई संदेश देना चाहते हो, तो माध्यम हो जाएगा, है ना। फिर जब माध्यम आपका हो जाएगा तो कोई वहाँ पर रिसीव करने वाला होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राप्तकर्ता बोलते हैं। प्राप्तकर्ता, है ना, जिसके पास लेटर जाएगा या जिसके पास संदेश जाएगा वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। और उसके बाद जो प्राप्तकर्ता के बाद क्या होना चाहिए, कूटानुवाद होना चाहिए। मतलब प्राप्तकर्ता के पास जब वो पहुंचेगा, जिसको रिसीव करेगा वो क्या लगाएगा, उसका अर्थ लगाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कूटानुवाद बोलते हैं ना। और कूटानुवाद के बाद जो है सबसे लास्ट में क्या होता है, फीडबैक, है ना। क्या बोलते हैं, फीडबैक। फीडबैक या फिर हम फीडबैक को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये आता है। तो यहाँ पे फीडबैक और क्या कहते हैं, संचारक तो नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, कूटीकृत। कूटीकृत को जो है इनकोडिंग भी बोलते हैं, इनकोडिंग भी बोलते हैं। तो आपका कूटीकृत इनकोडिंग सबसे पहले आएगा, फिर आपका संदेश आ जाएगा, फिर आपका माध्यम आ जाएगा, फिर आपका प्राप्तकर्ता आ जाएगा, फिर कूटानुवाद आ जाएगा, और उसके बाद आपका फीडबैक या क्या कहते हैं, फीडबैक या प्रतिक्रिया आ जाती है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार महात्मा गांधी जी से संबंधित था। मतलब पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी से संबंधित कौन सा समाचार था इनमें से। देखो यहाँ पे देखना, नवजीवन। देखो एक नवजीवन समाचार पत्र था जिसे 1919 में प्रकाशित किया गया था अहमदाबाद से, तो महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी ने इसका प्रकाशन शुरू किया था, इसके प्रकाशक महात्मा गांधी थे। दूसरा था यंग इंडिया। यंग इंडिया भी 1919 में अहमदाबाद से ही निकलता, और इसको भी महात्मा गांधी ने ही निकाला था। तीसरा आपका हरिजन। हरिजन 1923 में पुणे से प्रकाशित होता था और हुआ था, और इसको भी महात्मा गांधी ने किया था। इंडियन ओपिनियन, ये तो सबको पता होगा, 1903 में प्रकाशित हुआ था अफ्रीका से, और ये भी महात्मा गांधी ने किया था। तो सारे के सारे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, सारे के सारे महात्मा गांधी से ही संबंधित पत्र है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पिता कहते हैं कि मैं, ये थोड़ा सा इस जगह गलत हो गया, मैं आईएएस अधिकारी बनूं, लेकिन मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। यह किस प्रकार का वाक्य। देखो जब लेकिन, किंतु, परंतु आ जाए तो समझ आना वहां पे क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यहां तक देखें, अगर हम इस और इस वाक्य को जोड़ें और इस वाक्य को जोड़ें यहां तक के, तब तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य की हो गया, जो हो गया, जो हो गया, त्यों हो गया, तब आपका मिश्रित वाक्य होता है। लेकिन अगर मिश्रित वाक्य हो, दो मिश्रित वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्यों की श्रेणी में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेकिन लगा तो इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक तो मिश्रित हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फिर इसको मिला के संयुक्त बन गया, तो इसलिए इसका आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृण्मय में कौन सी संधि होगी। देखो मृण्मय का संधि विच्छेद क्या होता है, पहले आपको ये देखना, मृद प्लस मय। मृद प्लस मय इसका संधि विच्छेद होता है। मृद के नीचे यहाँ पे हलंत लगेगा, अणों का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा एक संधि के नियम के आधार पर। तो ये क्या हो जाएगा, मृद प्लस मय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, पिया निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। पिया निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, जब किसी भी वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है तो वहां पे हमेशा जो है लाट अनुप्रास अलंकार होता है। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय अनुप्रास अलंकार, लाट अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, और इनके बारे में हमने पिछले कई वीडियो में जो अलग अलग डेफिनेशन सबकी बता रखी है। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लाट अनुप्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज कौन सा शब्द नहीं है इनमें से। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि देशज शब्द नहीं है भाई, तो यहाँ पे देखना अंटा। अंटा जो है ना, अंटा क्या होता है, जिससे निशाना साधा जाता है उसको अंटा भी बोलते हैं, तो देशज शब्द है ना। कलाई, कलाई, ये कलाई जो होती है हाथ की, ये भी देशज शब्द ही है। जूता भी देशज शब्द है। लेकिन अगर हम चमचा देखें, चमचा, तो हमने जो है एक कहानी आपको सुनाई थी, है ना, भाषा के शब्दों के लिए, तुर्की के बीबी की लाश, है ना। हमने कहा था कि एक कुर्ता पहने तुर्की की बीबी की लाश जो है कालीन में लिपटी, जिसकी हत्या कलंगी नामक लफंगे चमचे ने की थी। तो कलंगी, चमचा, ये शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तो डी ये जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है, तो देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द वो शब्द होता है जिनका निर्माण अपने देश में किसी विशेष जनजातीय समुदाय द्वारा किया गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। देखो भाई, उसका मुख चंद्रमा के समान है। देखो उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा के समान है जहां पे जो उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां पे रूपक अलंकार नहीं होता। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। चंद्रमा इसके मुख के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है। अब देखो चंद्रमा की तुलना मुख से हो रही है, जबकि मुख की तुलना किससे होनी चाहिए थी, चंद्रमा से होनी चाहिए थी। जब तुलना उल्टी होती है, मतलब जो ज्यादा फेमस होता है उसकी तुलना कम फेमस वाले से की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है ना। यहाँ पे प्रतीप हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे यह चंद्रमा रूपी मुख है, तो जब जहाँ पे समझ लेना रूपी शब्द का यूज हो जाएगा, चंद्रमा रूपी, वहाँ पे उपमेय और उपमान में जहाँ समानता बहुत कम होती है और उपमेय को उपमान में ही बताया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संस्कृति का विशेषण क्या है। तो संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, तो संस्कृत नहीं होता है, संस्कृति भी नहीं होता है, बल्कि सांस्कृतिक होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा, है ना। विशेषण का मतलब है जो किसी की विशेषता बता दे फिर, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान
दरियार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? विशेष्य मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे सबसे पहले पुकार की बात करें तो पुकार कैसी है? करुण पुकार है। तो पुकार के बारे में बताया जा रहा है कि करुण पुकार है, तो पुकार विशेष्य हो गया और करुण क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। तो पुकार आपका विशेषण हो गया यहाँ पे, तो आपका ये देखो ये विशेषण हो गया है ना, विशेष्य हो गया आपका अपने आप में, है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें तो भगवान क्या है? भक्त वत्सल भगवान है, तो भक्त की विशेषता बता रहा है, तो ये भी आपका सही है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुकी हूँ, वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है? मैं खाना खा चुकी हूँ, देखो जहाँ पे दो धातुओं से कोई क्रिया बनती है, जैसे खाना खा चुकी हूँ, खा और चुकी हूँ दो धातुओं से बनती है, तो वहाँ पे क्या होती है? हमेशा संयुक्त क्रिया होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया पिछले वीडियो में कई जगह जो समझाई गई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्क्षिप्त व्यंजन है। देखो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जिनको फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है ना, ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है ना। इनको क्या कहा जाता है? ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। फेंका हुआ व्यंजन भी इनको ही कहा जाता है। और द्विगुण व्यंजन भी क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन भी इनको ही कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या केवल 2 होती है। एक आपका ये होता है ड, लेकिन इसके नीचे बिंदा होना चाहिए, और एक आपका ये वाला ढ होता है, इसके नीचे बिंदा होना लगा चाहिए। तो ये उच्छित व्यंजन होते हैं, तो इनमें से कोई भी उच्छित व्यंजन नहीं यहाँ पे दिया हुआ, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द देखो, अंतर्द्वंद ऐसे लिखा जाता है भाई, अंतर्द्वंद ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्द्वंद, है ना। अंतर्देशीय ऐसे लिखा जाता है, अंतर्देशीय ऐसे लिखा जाएगा, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय में जो है ये अ की मात्रा गलत लगी है, तो अंतर्राष्ट्रीय में जो ई की मात्रा गलत लगी है, तो ऐसे होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत है। अंतर्भाव ये बिल्कुल एकदम सही है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विदेशी शब्दों का उनकी भाषा से सही मिलान कीजिए। विदेशी शब्दों का उनकी भाषा से सही शब्द मिलान कीजिए। तो अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, हमने कहा था अरबी भाषा के शब्द है ना। तो अरबी भाषा देखो, अरबी भाषा में जो है क्या होता है, जो रसोई में काम करता है उसको हलवाई कहा जाता है। तो इसकी हमने कहानी भी बताई और हमने बताया यूट्यूब में भी बता रखे कई जगह। तो आप देखना अरबी भाषा के शब्दों के लिए जो है यहाँ पे हलवाई आएगा ना। हलवाई कैसा आ जाएगा? अरब की एक घटना में नहीं होता कि एक क्या कहते हैं, हलवाई ने क्या किया, जो हलवाई था, हलवाई ने तमाम औरतों और उनके औलादों की कब्र खोदी थी, है ना। तो यहाँ पे हलवाई आया था। तुर्की भाषा के शब्द की एक मतलब बहादुर बावर्ची आया था तमचे लेके, है ना। तो यहाँ पे बहादुर बावर्ची का शब्द का यूज किया था। और फारसी भाषा में हमने कारीगर शब्द का यूज किया था, कारीगर ने कबूतर खरगोश का गोश्त बनाया था फारसी की शादी में, है ना। तो ये चीज आपका था। तो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, तो ए सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कवि लेखकों के नाम और जन्म के लिए सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो हमने सही मिलान करना है, सबसे पहले मनोहर श्याम जोशी। देखो भाई, इनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन आ रखा भाई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली बात हम बात करें मनोहर श्याम जोशी की। जन्म हुआ था मनोहर श्याम जोशी का, वो 9 अगस्त 1933 को हुआ था भाई। कब हुआ था? 9 अगस्त 1933 को। बात करें अगर शेखर जोशी की, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को। और अगर यहाँ पे मन्नू भंडारी के बारे में देखें, इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को। इसका मतलब क्या हुआ कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ था 1933 में हुआ था, तो दूसरा सही हो जाएगा। शेखर जोशी का 1932, तो ये वाला हो जाएगा। और मन्नू भंडारी का 1931, तो ये हो जाएगा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में केवल आयत हैं, मतलब दिए गए चित्र में केवल आयत बताने हैं ना। तो वैसे तो क्या होता है, जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आयत बताने, मतलब वर्गों को यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, एक तो आपको वर्ग पहले आयत निकालना है, तो आयत को निकालने की ट्रिक क्या बताई थी हमने? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करो। इधर को भी 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, इनको अब ऐसे में इनको काउंट करना है। तो 6 और 5 11, है ना, 11 और 4 15, 15 16 17 18 19 20 21 21 आ रहा है। और इसको काउंट करो तो 4 और 3 7 8 9 और 1 10, ये हो रहा है आपका 10। तो इसको 21 और 10 की हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो 210 इसमें ऐसे हैं कि जो मतलब आयत है, और आयत ही क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो 210 आयत और वर्ग मतलब दोनों मिला के। तो अब इसमें से हमने वर्गों को हटाना, तो वर्गों के लिए क्या ट्रिक बताई थी आपको? ऐसे काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, है ना। हमने वर्गों की संख्या निकालनी है। और इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें 4 है, 6 गुणा 4 करना, एक एक कम करके जाओ, 5 गुणा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 गुणा 1। तो जब तक 1 ना हो जाएगा ना, 1 2 3 4, और ऐसे में देखो 3 4 5 6, तो ये देखो 6 चौक 24, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इनको सबको काउंट करो जरा, 5 और 4 9, 9 और 8 17 18 19 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, और हासिल आपका 2 3 और 2 5, ये हो गया 50। तो आपको 210 में से 50 को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 210 में से आप 50 को माइनस करोगे तो 11 में से 5 गया आपका 6, यानी कि 160 हो जाएगा। तो 160 यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या आगे जो केवल आयत है वो कितना है? 160 है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना, तो देखो जब ऐसे सीरीज आती है कोई, तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, तो यही आपकी क्या बनाएगी? पहले से पहला, पहले से पहला, पहले से पहला, यही आपकी सीरीज बनाएगी। देखो ए बी सी, बी को छोड़ के सी, सी डी ई, डी को छोड़ के ई, तो ए बी सी, सी डी ई, ई एफ जी, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? जी। फिर दूसरा क्या आएगा? दूसरे से दूसरा कोड होगा, दूसरे से दूसरा कोड होगा। जैसे आप लोग देखो उल्टा हो रहा, यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर वाई जेड, एक एक छोड़ के आ रहा है। तो हम अगर टी के देखें तो टी, अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो टी यू वी,
फिर WX YZ, तो आपका T हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये B आंसर हो जाएगा, है ना, GT आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है BF का, देखो BF का H से उसी रूप में संबंध है जैसा कि PS का किससे है इसमें से। तो देखो B का देखो अगर हम D से संबंध तो BCD, तो दो को जोड़ के आपका क्या है D, और F का देखो अगर H से संबंध FGH, तो यहाँ भी दो को छोड़ के आपका ये आ रहा है। तो ऐसे ऐसे देखो P से दो जोड़ो PQR, तो STU, तो ये RU आ जाएगा आपका, है ना, तो ये D इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो अंकों की संख्या क्या होगी भाई, सबसे बड़ी संख्या जो 99 होती है, इससे ऊपर तो सीधा 100 हो जाएगा। तो दो अंकों की 99, तो 99 में आप 10 का भाग दे दो, तो 10 9 90, तो जो शेष बचेगा उसको नहीं लेना, जो यहाँ पे आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, तो B इसका आंसर, ये इसकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है, ये दे रखा 33 35 38, ये सारे के सारे विद्यार्थियों का भार था कक्षा। तो कह रहा है कि इनका जो ये सारे विद्यार्थी, इनका 10 विद्यार्थियों का भार दे रखा है, इस कक्षा में औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें इनका औसत निकालना, तो औसत कैसे निकालते हैं भाई, सबको जोड़ देंगे पहले, 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 44 और प्लस 45, ये है भाई यहाँ पे ना, ये आ गया आपका। तो ये जो है क्रम से लिखा हुआ पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, तो हमें इनको सबको पहले जोड़ना है। तो अपन में क्या आएगा, औसत ऐसे निकालते हैं ना, हमने क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत में क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ के अपन में जितनी संख्या 10 संख्या टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अपन में आ जाएगा। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखो कितना रहा, 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 15 और 9 15 9 हो गया आपका 24 24 और 8 हो गया आपका 32 32 और 5 38 32 और 5 37 और 37 और 3 40 40 का जीरो, है ना, आंसर 4 हो जाएगा। तो 4 कम 4 4 4 12 4 16 4 24 4 28 29 30 31 32 34 35 36 37 और 37 और 3 40, ऐसे करके जो है 400 हो जाएगा। 400 में 10 का भाग देंगे तो औसत कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो हमने देखना औसत आपका 40 हो गया, तो 40 ऊपर देखना आपने, तो 40 ऊपर कितनी संख्या आ रही है, तो सब 40 से कम है, ये 40 ऊपर 1 2 3 4 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो B इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ये देखो जरा भाई, आपको देखो ये 4 दिशाएं होती है ना, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ को उत्तर होती है, नीचे की तरफ को दक्षिण होती है। कह रहा है राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, आप इधर पश्चिम इधर को होता है, तो आप इधर को जाएगा। सपोज राम यहाँ था, तो यहाँ से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है ना, 10 किलोमीटर चलने के बाद, जब ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, उत्तर की ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर चलने के बाद। तो 20 किलोमीटर चलेगा, तो सपोज ये ऊपर चला उत्तर की तरफ को, तो 20 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे पहुंच गया। 20 किलोमीटर चलने के बाद वो पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व आपका इधर को हो जाता है, तो इधर को मुड़ जाएगा पूर्व की ओर। और 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चलता है, तो 10 मतलब इसी के सीध में आ जाएगा 10 मीटर, ये देखो यहाँ पे पहुंच गया। तो अपने मूल बिंदु से वह कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, तो भाई देखो अपने मूल बिंदु तो यहाँ था ना, तो यहाँ से यहाँ कितना होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जब 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और किस दिशा में, ऊपर की तरफ को है मूल बिंदु से, तो ऊपर की तरफ को क्या होता है, उत्तर, तो 20 मीटर उत्तर हो जाएगा। तो B इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो आनंद रानी का पुत्र है, जो आनंद है वो किसका पुत्र है, रानी का। देखो हमने लिखा है यहाँ पे, ये आनंद है ना, जो आनंद है वो किसका पुत्र है, रानी का। आनंद रानी का पुत्र है। राजीव रानी का भाई है, जो राजीव है, ये राजीव क्या है, रानी का भाई, ये भाई है इसका, है ना, क्या है, भाई है। नेहा की एक बेटी है रश्मि, जो नेहा है, नेहा क्या है, नेहा की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, रश्मि है ना, नेहा की बेटी का नाम क्या है, रश्मि। नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा किसकी बहन है, राजीव की। राजीव की बहन कौन है, नेहा। तो हमने चलो यहाँ पे लिख दिया नेहा, ये भाई बहन है, तो ये भी इसकी नेहा इनकी बहन हो जाएगी। और नेहा की बेटी कौन है, रश्मि। नेहा की बेटी है रश्मि, तो ये नेहा की बेटी है, ये रानी का बेटा है आनंद। तो कह रहा है आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, कि वो आनंद क्या लगता है, रश्मि का क्या लगता है। तो नेहा की ये बहन है और इसकी रश्मि की क्या लगेगी, ये लगेगी इसकी क्या, मौसी। तो मौसी का बेटा है, तो मौसेरा भाई हो जाएगा इसका ना, तो मौसेरा भाई जो है आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोड भाषा में देखो दिल्ली को ये लिखा जाता है और ये देखो कोलकाता को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो सीधा सीधा सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे देखना, यहाँ पे H आया ना, तो यहाँ पे H को क्या लिख रहा है, तो H देखो यहाँ पे ये लास्ट सेकंड नंबर पे, तो ये हो गया यहाँ पे H 4, तो H को 4 लिखते हैं। O को कितना लिखते हैं, तो O देखो यहाँ पे होगा दूसरे नंबर पे होगा, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 7 है, तो O को 7 लिखेंगे। T को क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे T आया, तो T है लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो ये हो गया 9, तो T को क्या लिखेंगे 9। E को क्या लिखेंगे, देखो E यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 है, तो E को लिखेंगे 2। और L को देखो, L देखो यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 47 92 3, तो 47 92 3 47 92 3, तो B इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, P Q की बगल वाली सीट पर बैठा है। देखो 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4, तो हम ऐसे करते हैं कि P Q की बगल वाली सीट पर बैठा है। चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि P यहाँ पे है और Q यहाँ पे हो जाएगा, तो P Q के बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन R के बगल में नहीं है। P के लिए बोला कि P Q वाली बगल में तो बैठा है, लेकिन R के बगल में नहीं है, इसका मतलब R यहाँ पे नहीं हो सकता, R कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर कह रहा राष्ट्र में R S के बगल में नहीं बैठा है, तो R S के बगल में नहीं बैठा, तो S सीधी सी यहाँ पे आ जाएगी, पूरा चित्री बन गया हमारा ना। तो S के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, तो S के अगल बगल की सीटें बनेगी P होगा, तो केवल P, तो B इसका आंसर हो जाएगा, S के बगल में P है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है। तो देखो सबसे पहले देखो निदान, चिकित्सक, बीमार, स्वास्थ्य लाभ। देखो सबसे पहले कोई बीमार पड़ेगा तो 3 आ जाएगा सबसे पहले, है ना। फिर बीमार पड़ने के बाद क्या होगा, वो चिकित्सक मतलब डॉक्टर के पास जाएगा, तो फिर 2 आ जाएगा, तो 3 2, और फिर आपका क्या हो जाएगा, चिकित्सक आपका इलाज चलाएगा, तो उसको बोलते हैं निदान करना, तो आपका 1 हो जाएगा। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, स्वास्थ्य लाभ, मतलब जब ठीक हो जाओगे तो स्वास्थ्य लाभ मिल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्रम लगाना पड़ेगा आपको, तो ये आपका सही है B, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो भाई उत्तराखंड के क्वेश्चन देखो, 31 क्वेश्चन देखना कि सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए देखना कि कथन ए क्या पूछ रहा है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का 0.89% है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, 1,86,292 लोग यहाँ पर निवास करते हैं और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है भाई। ठीक है, वर्तमान में तो आपकी जनसंख्या बढ़ चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो ये जनसंख्या आपकी 1,86,292 है, जो कि भारत के कुल जनसंख्या के कितना परसेंट है, 0.83% हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का परसेंटेज। ठीक, दूसरा ध्यान देना कि दूसरा कथन क्या बता रहा है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.29% है, गलत हो जाएगा भाई ये। ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कथन ए और कथन दो दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बेसिक चीजें ध्यान देना यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार है, उसके बाद देहरादून है, उसके बाद उधम सिंह नगर और नैनीताल है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं आपका रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, बागेश्वर है और उत्तरकाशी है। तीन चार जिले तो आपको सीरीज वाइज याद करने जरूरी है भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला बताओ, और हरिद्वार ऑप्शन में ना हो तो देहरादून आप लगा सकते हैं, देहरादून भी ऑप्शन में ना हो तो आप उधम सिंह नगर लगा सकते हैं। वैसे ही कम में भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, उसके बाद है आपका उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़। ठीक है, और कम में देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका है चंपावत है, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, फिर आपका बागेश्वर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का कुल अनुपात बताना है आपको। ठीक है, देखो आपको तो ये पता होना चाहिए पहले कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है, उसमें से महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो लगभग 51,000 के आसपास, 51 लाख के आसपास आपके पुरुष हैं और 49 लाख के आसपास आपका महिलाएं हैं उत्तराखंड में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 51:49। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 33 क्वेश्चन। उत्तराखंड की आधी, एक सेकेंड, ठीक है, उत्तराखंड की आधे से अधिक जनसंख्या किस जनपद में समूह में निवास करती है। देखो उत्तराखंड की कुल 100% जनसंख्या है, उसमें से 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर आधी से पूरी टोटल आधी जनसंख्या वहां पर निवास करती है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं नीचे मैदानी इलाके में। ठीक है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, आपका नैनीताल हो गया। तो आधे से ज्यादा जनसंख्या आपके 3 जिलों में, यानी कि क्वेश्चन अगर ऐसे उल्टा भी पूछे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले बताओ, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले सिर्फ 3 है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। ठीक है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, यानी कि आधे से ज्यादा जनसंख्या वाले आपके कौन से जिले हो जाएंगे भाई। देखो हरिद्वार हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा और उधम सिंह नगर हो जाएगा। यहाँ की जो जनसंख्या है कुल टोटल जनसंख्या के आपके आधे से ज्यादा है, यानी कि 100 बाकी 3 जिलों में आपके 50% से भी ज्यादा जनसंख्या, बाकी आपका 10 जनपद में 50% भी नहीं है जनसंख्या। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर शिशु जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, शिशु कितने हैं। शिशु वहां से गिने जाएंगे 0 से 6 वर्ष की आयु के, 0 से 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिशु में गिना जाता है। तो यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड के जो शिशु जनसंख्या है वो आपका लगभग 13 लाख के आसपास है भाई। ठीक है, और उसमें अगर परसेंटेज निकालें तो 13.44% आपका शिशु जनसंख्या प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि 13.44% यहाँ पर उत्तराखंड में कौन है, शिशु जनसंख्या है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना यहाँ पर सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला पूछे आपसे तो हरिद्वार हो जाएगा, सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या में भी हरिद्वार है, सबसे कम जनसंख्या में भी रुद्रप्रयाग है, और शिशु जनसंख्या में पूछे तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में ज्यादा शिशु रहते हैं और सबसे कम रुद्रप्रयाग में रहते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे एक ध्यान रखना कि शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछे शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात हो जाएगा आपका 890। ठीक है, उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 890 है, और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका अल्मोड़ा हो जाएगा और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी भाई आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2001 से 2011 के दौरान
ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जनपद की रही है? देखो भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले देखो, और कब से? 2001 से 2011, यानी कि ये पूछता है जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर होती है कि पिछले 10 वर्ष में आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ी है और कितनी कम हुई है, तो वो ये पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि, देखो उत्तराखंड का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है भाई? 18.81%। ये उत्तराखंड का जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि पूरे भारत में कौन से नंबर पर आता है? उत्तराखंड 18वें नंबर पर आता है। किसमें? जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा आपका पौड़ी, ठीक है। पौड़ी के बाद हो जाएगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद हो जाएगा आपका टिहरी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके कम में भी याद रखना है। वैसे यहाँ पर उधम सिंह नगर के बाद आपका देहरादून हो जाएगा, देहरादून के बाद आपका हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर में ये याद रखना आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जरूर ध्यान रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों का जनसंख्या वृद्धि दर शून्य से भी नीचे रहा, यानी कि 1% भी नहीं है, शून्य से भी माइनस में चले गया है। तो ऐसे 2 जिले हैं, तो है आपका अल्मोड़ा और पौड़ी। अल्मोड़ा और पौड़ी ऐसे 2 जनपद है जिनका जनसंख्या वृद्धि दर शून्य से भी नीचे, यानी कि 0 से भी नीचे है, माइनस में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से एक कुनिंद राजवंश की राजधानी नहीं रही है। देखो भाई, कुनिंद राजवंश हमारे उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजनीतिक राजवंश है, और इनकी जो पहली राजधानी आती है वो आती है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के बाद इनकी राजधानी कालकूट यानी कि कालसी जाती है। कालसी के बाद यहाँ पर बेहट के बाद आपका शत्रुघ्न नगर, ठीक है। ऐसे इनका राजधानी का क्रम है भाई, यानी कि इनकी जो राजधानी एक जगह नहीं रहती है, परिवर्तित होती रहती है राजधानी। तो आपको वही क्वेश्चन बताना है यहाँ पर आंसर कि कहाँ पर कुनिंद वंश की राजधानी नहीं रही है। देखो शत्रुघ्न नगर, बेहट, श्रीनगर, ठीक है। कालकूट नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? उत्तरकाशी हो जाएगा, जहाँ पर कुनिंद वंश की राजधानी नहीं थी। दूसरी चीज ध्यान रखना कि कुनिंद वंश के बारे में हमारे पास कुछ स्रोत है, ज़्यादा है नहीं, जितने भी है उससे कुछ कुनिंद वंश की जानकारी हमारे पास मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि महाभारत से भी कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, अष्टाध्यायी से मिलती है, कुछ अभिलेख मिले हैं, भरूच का अभिलेख मिला है आपके पास, ठीक है। मथुरा में एक अभिलेख मिला है जो कि कुनिंद वंश की जानकारी देता है, दूसरा कालसी का अभिलेख है जो कुनिंद वंश की जानकारी देता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो कुनिंद वंश की जानकारी देती है वो देती है मुद्राएं, और 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है भाई आपको, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा और अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, ठीक है। तो ये रिवाइज करते रहो भाई, रिवाइज जितना करोगे आप उतना आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आज आप पढ़ोगे तो कल फिर 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। तो रिवाइज करा करो हर चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सही विकल्प छानना भाई आपको। देखो कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था, ठीक है भाई। इसी शासक के बाद कार्तिकेयपुर नगर प्रथम परिवार का अंत हो जाए, ठीक है भाई। देखो प्रथम परिवार की बात कर रहा है ये, अंतिम राजा अगर देखें कत्यूरी वंश का, तो वो तो ब्रह्मदेव है, उसकी बात नहीं कर रहा है, प्रथम परिवार की बात कर रहा है। प्रथम परिवार का अंतिम राजा कौन था? त्रिभुवन राज था, और इसी के शासनकाल में प्रथम परिवार का समाप्त हो गया, सही है ये, ठीक है। दूसरा देखना, संभवतः कार्तिकेयपुर नगर त्रिभुवन राज के समय तक क्षीण हो गया था, ये गलत हो जाएगा भाई आपका। देखो भाई, प्रथम परिवार का भले ही राजा त्रिभुवन राजदेव है और उसके शासनकाल में उसका प्रथम परिवार समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी तो द्वितीय परिवार शुरू होता है, फिर तृतीय परिवार शुरू होता है। तो इसके शासनकाल में कत्यूरी वंश कहाँ समाप्त होगा? 3 परिवार के बाद भी कत्यूरी वंश बाद में चलता है, बाद के राजा आते हैं, यानी कि कारण इसका गलत हो जाएगा और आपका कथन इसका सही हो जाएगा, यानी कि कथन ए और कारण दोनों सही है, ठीक है। अच्छा बी देखो, कथन ए सही है और जबकि कारण आर गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई थोड़ी चीजें देखो जरा, 3 परिवार थे इनके, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश जो था, जब तक इनकी पहली, देखो इनकी पहली राजधानी होती है कार्तिकेयपुर में, ठीक है। कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी होती है, उसके बाद इनकी राजधानी जाती है बैजनाथ बागेश्वर। कार्तिकेयपुर जो था वो था जोशीमठ में, ठीक है, जोशीमठ चमोली में। जब तक इनकी कार्तिकेयपुर राजधानी रहती है कत्यूरी वंश की, तब तक यहाँ पर 3 परिवारों ने राज किया था, प्रथम परिवार, ठीक है, द्वितीय परिवार और तीसरा परिवार, यानी कि तृतीय परिवार, तीसरा परिवार। प्रथम परिवार के संस्थापक थे वसंत देव, ठीक है। इसके बाद के राजा का नाम अभिलेख में नहीं है, लेकिन राजा बना था, लेकिन उसका नाम अभिलेख में नहीं मिलता है। इसके बाद खरपर देव राजा बनता है, ठीक है। फिर आपका अधिराज देव बनता है, और उसके बाद राजा बनता है आपका अंतिम राजा इस परिवार का त्रिभुवन राज देव बनता है, ठीक है। चलो द्वितीय परिवार का संस्थापक आपका निम्बरदेव होता है, ठीक है। निम्बरदेव के बाद जो राजा बनता है इष्टगण देव बनता है, इष्टगण देव, ठीक है। इष्टगण देव के बाद राजा बनता है ललित सूरदेव, और ललित सूरदेव के बाद राजा बनता है भूदेव। यानी कि प्रथम परिवार में कितने थे भाई? 5 राजा थे, द्वितीय परिवार में आपका 4 राजा थे, और तृतीय परिवार में आपका देखो इसका प्रथम राजा होता है सलोड़ादित्य। इसके बाद
इच्छड़ देव, ठीक है, देसट देव, देसट देव, ठीक है, पदम देव, पदम देव और सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। तो ये इनके यहाँ पर भी 5 राजा हुए। टोटल कितने राजा हो गए? 14 राजा हो गए भाई, ठीक है, जिन्होंने राज किया था कहाँ पर? कार्तिकेयपुर में। चलो यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रथम परिवार का संस्थापक कौन है? वसंत देव। द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन है? निम्बर देव। और तृतीय परिवार का संस्थापक पूछे तो आपका सलोड़ादित्य आंसर नहीं होगा, फिर यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। कौन होगा? इच्छड़ देव। देखो भले ही सलोड़ादित्य पहला राजा है तृतीय परिवार का, लेकिन इस वंश तृतीय परिवार को चलाने वाला इच्छड़ देव था भाई, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं बार बार बताते रहता हूँ, तो ध्यान रखना यहाँ पर इच्छड़ देव, ठीक है, परिवार का संस्थापक इच्छड़ देव। क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो इच्छड़ देव ने क्या किया था कि अपने परिवार के नाम पर, अपने पिता के नाम पर इस परिवार को चलाया था, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। बाकी कत्यूरी वंश के बारे में हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी है, तो आप भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ इसका आंसर चलो हो गया। 38 क्वेश्चन देखो, अशोक चल का आक्रमण बैजनाथ शाखा के किस कत्यूरी शासक के समय हुआ था? ठीक है, तो जब अशोक चल ने आक्रमण किया उस समय यहाँ पर कत्यूरी वंश का राजा कौन था भाई? साधुवरदेव यहाँ का राजा था भाई, कत्यूरी वंश का। देखो अशोक चल मल वंश का राजा था, मल वंश। और मल वंश आपका नेपाल में चलता था, नेपाल का राजा था, और किस वंश का था? मल वंश का था। अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, ठीक है, इसकी जानकारी हमारे पास मिलती है। एक तो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो कि 1191 का है, ठीक है, और एक बाड़ाहाट अभिलेख, बाड़ाहाट उत्तरकाशी में है, और बाड़ाहाट अभिलेख से भी इसके आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये 1209 का है भाई, ठीक है। तो जो ये अभिलेख मिले हमारे पास किसके? अशोक चल के। तो अशोक चल ने जब आक्रमण किया उत्तराखंड पे, तो इसकी जानकारी हमारे पास 2 स्रोत है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख और दूसरा है बाड़ाहाट अभिलेख, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ों के बारे में। चलो इस समय जब आक्रमण किया था इन्होंने, तो कौन था राजा इस समय? साधुवरदेव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना है भाई आपको यहाँ पर, ठीक है, सही मिलान करो। चलो देखो जरा, अभिलेख दिए हैं और यहाँ पर संबंध दिए हैं। देखो पांडुकेश्वर अभिलेख जो है ये हमें कत्यूरी वंश के बारे में जानकारी देता है। पांडुकेश्वर अभिलेख का जो संपादक था या खोज करता था कीलहॉर्न था, कीलहॉर्न, ठीक है। कब इसकी खोज की थी? 1894-95 में, ठीक है। चलो गोपेश्वर अभिलेख हमारे पास किसके बारे में जानकारी देता है? नाग वंश के राजाओं के बारे में जानकारी देता है। और 4 नाग राजाओं के बारे में आपका यहाँ पर गोपेश्वर जो अभिलेख है वहाँ पर 4 राजाओं के बारे में, 4 नाग वंश के राजा, ठीक है। तो 4 राजाओं के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए भाई, कौन कौन से 4 राजा है, ठीक है। चलो दूसरा देखना, धारसील अभिलेख आपके पास पंवार वंश के बारे में जानकारी देता है। और धारसील अभिलेख किसका है? धारसील अभिलेख आपका अनंतपाल द्वितीय का है, अनंतपाल द्वितीय। ये पंवार वंश का राजा था अनंतपाल द्वितीय, तो इसका ये धारसील अभिलेख है। लाखामंडल अभिलेख यादव वंश की जानकारी देता है। देखो लाखामंडल का जो अभिलेख है ये राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है जो हमें लाखामंडल में मिला है, ठीक है, जो कि यदु वंश या यादव वंश की जानकारी देता है। राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख मिला है लाखामंडल में, इसकी खोज की थी जॉर्ज ब्यूलर ने, ठीक है, जॉर्ज ब्यूलर ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है भाई? देखो यहाँ पर बनेगा आपका 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाखामंडल से 5वीं सदी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका संबंध राजकुमारी ईश्वरा से है। इसके अनुसार यमुना के उपत्यका में कौन सा वंश था भाई? यादव वंश, ठीक है, अभी बताया मैंने, यादव वंश की जानकारी देता है। चलो एक और क्वेश्चन देखना यहाँ पर, ऑप्शन बी देखो, स्वर्ण गोत्र राज्य। देखो इसके बारे में देखो, मैं बताता हूँ आपको। स्वर्ण गोत्र जो राज्य है इसके बारे में, ये उत्तराखंड में राज करता है, कम समय तक राज करता है भाई ये, ठीक है, ज़्यादा समय तक राज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना, देखो वैनसोंग के बारे में आपने सुना होगा, वैनसोंग, इसने उत्तराखंड की यात्रा की और ये भारत में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक है, कौन? वैनसोंग आया था। उसके बाद ये उत्तराखंड भी आया, ठीक है, और उत्तराखंड आया तो इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, सी यू की। अब इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि जब मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से आगे गया मैं, ब्रह्मपुर राज्य मिला मुझे, और ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक और छोटा सा राज्य था जिस राज्य को उन्होंने नाम दिया है स्वर्ण गोत्र राज्य। स्वर्ण गोत्र राज्य इसलिए कहा जाता था इसे क्योंकि यहाँ पर सोने का उत्पादन ज़्यादा होता था, ठीक है, सोने का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण इसका नाम स्वर्ण गोत्र राज्य पड़ा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि इस राज्य को स्त्री राज्य की भी संज्ञा दी गई है, स्त्री राज्य, ठीक है, क्यों? क्योंकि वैनसोंग लिखता है कि यहाँ पर एक तो सोने का अधिक उत्पादन होता था, दूसरा यहाँ पर वैनसोंग लिखता है कि यहाँ पर जो शासिका होती है,
जो राजा होता है वो महिला होती है, शासिका होती है, यहाँ पर हमेशा महिला ही यहाँ पर शासिका होगी, तो इसलिए इस राज्य को क्या बोला गया, स्त्री राज्य भी कहा गया है। और कब का ये राज्य था भाई, कब का था ये राज्य, जब आपका पौरव वंश चलता है। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक और राज्य था स्वर्णगोत्र राज्य, स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई है, वेनसोंग इसके बारे में बताता है। तो ये सारी जानकारी भाई आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि स्वर्णगोत्र राज्य को स्त्री राज्य, किस राज्य को स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई है, स्वर्णगोत्र राज्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 क्वेश्चन। किस हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो भाई, किस हिमालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसके बाद है महान हिमालय, ठीक है, या फिर इसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय। उसके बाद है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं। और सबसे नीचे आपका शिवालिक, जिसे आपका बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय। देखो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन उत्तराखंड में आपका ट्रांस हिमालय नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान होगा आपको। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का पिछला भाग पाया जाता है, ठीक है, पिछला भाग, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश वो प्रदेश होता है जहां पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो सबसे कम वर्षा होगी आपकी महान हिमालय में, उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होगी, शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। देखो आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु चल रही है आजकल, और आजकल देहरादून में बहुत सारी बारिश होती है। देहरादून मसूरी वाला क्षेत्र हो गया आपका, राजपुर वाला क्षेत्र हो गया, नरेंद्र नगर वाला, नैनीताल वाला क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई। क्यों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सारे के सारे बाह्य हिमालय या शिवालिक जोन में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, वर्षा काल में, बाह्य हिमालय में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड के कितने जनपद, उत्तराखंड के कितने जनपदों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। देखो उत्तराखंड के कितने जनपद है भाई, उत्तर प्रदेश से लगती है 5 जनपद है, ठीक है। देहरादून हो गया आपका, देहरादून के बाद हरिद्वार हो गया आपका, हरिद्वार के बाद आपका पौड़ी हो गया, पौड़ी के बाद आपका हो गया नैनीताल हो गया, नैनीताल के बाद आपका उधम सिंह नगर हो गया। तो ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगे हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 7 जिले लगे हैं। अब 7 जिले भी कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले देखें तो सहारनपुर है, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के बाद है बिजनौर है, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये 7 जिले हैं जो आपके उत्तराखंड से लगे हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती है। देखो भाई, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा देखें तो अगर हम पूरब में जाएं तो पूरब में आपकी काली नदी है, पूरब में क्या बनाती है सीमा उत्तराखंड की, काली नदी, ठीक है। पश्चिम में देखें तो पश्चिम में आपकी थौंस नदी बनाती है, ठीक है। और आपका उत्तर में देखें तो उत्तर में आपका बृहद हिमालय, महान हिमालय बनाता है, ठीक है। तो टिहरी जनपद नहीं बनाती आपकी प्राकृतिक सीमा। दक्षिण में देखें तो दक्षिण में तराई भाग, शिवालिक जोन आपका सीमा बनाती है, तराई या शिवालिक जोन, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई ध्यान रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, 44। निम्न में से कौन एक गलत कथन है, गलत छानना भाई आपको। देखो राज्य की लंबाई कितनी है भाई, 358 किलोमीटर, राज्य की चौड़ाई है 320 किलोमीटर, सही है ये। राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 वर्ग किलोमीटर। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है चीन, तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है पूरी टोटल उत्तराखंड की, वो कितनी है, 625 किलोमीटर। यानी कि गलत तो एक भी नहीं है, यानी कि सभी क्या हो जाएंगे, सभी सही है इसके आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जनपद सीमा साझा करते हैं। देखो भाई, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे उत्तराखंड के 2 जिले हैं, 2 जिले आपको पता होना चाहिए, एक देहरादून है और एक उत्तरकाशी है, ठीक है। बाकी अगर हिमाचल की बात करूं, हिमाचल के कितने जिले उत्तराखंड से लगे हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 3 कौन कौन से हैं, एक है आपका सिरमौर लगा है, शिमला और किन्नौर। तो ये 3 जिले जो है, ये 3 जिले हिमाचल के हमारे उत्तराखंड में लगते हैं, और हमारे 2 जिले देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल से लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 क्वेश्चन देखना कि उत्तराखंड की उत्तरी सीमा किस से लगती है। देखो उत्तराखंड की उत्तरी सीमा पूछ रहा, उत्तर वाली सीमा। देखो पूर्व वाली तो ये है, पूर्व में नेपाल से लगती है, उत्तर में लगती है आपकी चीन तिब्बत से, ठीक है। और 3 चीन तिब्बत से लगने वाले जिले आपका है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। ये 3 जिले लगते हैं। बाकी पूर्व में है, नेपाल से लगती है तो पिथौरागढ़ लगता है, ठीक है, चंपावत लगता है और उधम सिंह नगर लगता है। बाकी हिमाचल से आपकी पश्चिम दिशा में सीमा लगती है, भूटान से कोई सीमा नहीं लगती है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान केंद्र शासित प्रदेश, देखो केंद्र शासित प्रदेश के सहित, ठीक है। तो यहां पे समझना, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं और राज्यों की बात करूं, सिर्फ राज्यों की बात, तो उत्तराखंड का नंबर आता है 19वें नंबर पर आता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जाए तो उत्तराखंड का नंबर आएगा फिर 20वां, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़ा ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में वैडाल शब्द का संबंध। देखो वैडाल शब्द भेड़ से बना है, भेड़ यानी कि भेड़ पलकों को कहते हैं वैडाल, जो भेड़ पालते हैं उनको बोलते हैं वैडाल, ठीक है, गढ़वाली शब्द है ये।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 क्वेश्चन। राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद, देखो सबसे छोटा जनपद आपका रुद्रप्रयाग है, जहाँ सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा चंपावत हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बागेश्वर हो जाएगा, उसके बाद उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। चलो 50वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो मंडल घाटी आपका चमोली में है, ठीक है। रवाई घाटी आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। ये भी सोमेश्वर घाटी टिहरी में नहीं है, सोमेश्वर घाटी हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा में, ये गलत हो जाएगा भाई आपका, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी जौहार घाटी जो है ये पिथौरागढ़ में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। देखो ऑप्शन ए देखना कि विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखो पहला जो विधानसभा बना हमारा तो उस समय बना जब राज्य बना होगा 9 नवंबर 2000 को। तो ये विधानसभा का गठन कितने सदस्यों से हुआ भाई, 30 सदस्य, 30 विधायकों से आपका प्रथम विधानसभा का गठन हुआ, ठीक है। और अंतरिम सरकार का गठन होता है 30 सदस्यों से, या फिर विधानसभा का गठन होता है। चलो प्रथम विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है, ये देहरादून में होता है, ठीक। चलो विधानसभा की अपनी वेबसाइट शुरू, देखो विधानसभा की अपनी वेबसाइट 4 मई 2001 को शुरू होती है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का प्रथम राज्य है जिसकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, गलत छाड़ना आपको यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राज्य में ऑप्शन डी, राज्य में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च को तो लगता है, लेकिन 2016 को आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। कितने दिन का था ये, 46 दिन का, ये भी ध्यान रखना, 46 दिन का था, 46 दिन तक लगता है। उस समय मुख्यमंत्री पूछे तो उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, और उस समय जो राज्यपाल थे वो के पॉल थे, कृष्णकांत पाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52। वर्तमान लोकसभा सदस्य से गलत कथन चुनना है। देखो हमारे उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटें हैं भाई, 5 सीटें, ठीक है। और 5 सीटों में कौन कौन से, कहाँ से कौन सा निर्वाचित हुआ है। देखो पौड़ी लोकसभा सीट से अजय भट्ट, देखो पौड़ी लोकसभा सीट से हो जाएगा आपका अनिल बलूनी, अनिल बलूनी इस समय पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद है, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया भाई आपका। बाकी हरिद्वार से कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। टिहरी से कौन है, टिहरी से माला लक्ष्मी शाह है। अल्मोड़ा से कौन है, अल्मोड़ा से अजय टमटा है। बाकी बची एक और सीट अजय भट्ट, अजय भट्ट नैनीताल लोकसभा सीट से अभी वर्तमान में क्या है, सांसद है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53। वर्तमान राज्य मुख्य सचिव कौन है भाई, वर्तमान राज्य मुख्य सचिव हो जाएंगे आनंद वर्धन, ठीक है, ऑप्शन बी। राधा रतूड़ी क्या है, राधा रतूड़ी वर्तमान सूचना आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हमारे राज्य में कौन है, राधा रतूड़ी। एस रामास्वामी वर्तमान सेवा का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो ये कौन हो जाएंगे, एस रामास्वामी। आर के जैन वर्तमान उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है भाई वर्तमान में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई कौन कौन से अभी वर्तमान में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। पहला देखना कि नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई, धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई, रुद्रचंद ने, ठीक है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे कुमाऊं में जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है वो सोमचंद होता है, पहला राजा चंद्रवंश का। लेकिन नए सिरे से जो सामाजिक व्यवस्था कौन स्थापित करता है कुमाऊं में, रुद्रचंद। और पुस्तकें लिखा था बहुत सारी, उसमें से एक है धर्म निर्णय पुस्तक। चलो दूसरा देखना, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंट भूमि दान दी, कौन था वो राजा, बाज बहादुर चंद, ठीक है। चलो चंद काल में राजा की पालकी को ढोने वाला उसे बोलते थे कैनी, कैनी एक तरह से भूदास होते थे, भूदास, और ये राजा की पालकी ढोने का काम भी करते थे भाई। तो यहाँ पर आपका चौथा देखना, चंद काल में सिक्का टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र पिथौरागढ़ नहीं था, कौन सा था, अल्मोड़ा, ठीक है। तो यानी कि आप चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 2 3, अच्छा सही छाड़ना है ना, 1 2 3 आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि चंद काल में जो सिक्का टकसाल और ताम्र उद्योग का जो केंद्र था वो अल्मोड़ा होता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कीर्ति शाह के शासनकाल में नहीं हुआ, ठीक है। चलो देखो कीर्ति शाह के शासनकाल में देखो हिवेंट संस्कृत पाठशाला तो बनती है भाई, 1907 में बनती है टिहरी में वेधशाला का भी निर्माण होता है इनके शासनकाल में, नया दरबार भी बनता है टिहरी में। एक चीज़ ध्यान रखना, पुराना दरबार बनाता है आपका टिहरी में सूरदर्शन शाह, ठीक है। सूरदर्शन शाह ने पुराना दरबार बनाया था, जबकि नया दरबार बनाते हैं कौन, कीर्ति शाह। बाकी कौन सा नहीं हुआ भाई कीर्ति शाह के शासनकाल में, अठुर विद्रोह, ठीक है। अठुर विद्रोह कब होता है, 1851 में, और उस समय राजा होते हैं सूरदर्शन शाह के शासनकाल में होता है। देखो अठुर विद्रोह के बारे में थोड़ा ध्यान देना, अठुर विद्रोह क्यों होता है, अठुर एक जगह है टिहरी में, अठुर, तो अठुर के लोगों ने क्या किया, वहां पर एक टिहरी का राजा कर लेता था, और उस कर का नाम था तिहाड़ कर, यानी कि
राजा को 1/3 भाग, एक तिहाई भाग अठूर के लोग या टिहरी की जनता राजा को देती थी। लेकिन अठूर के लोगों ने इसके लिए एक विरोध किया राजा के खिलाफ कि हम इतना कर नहीं दे सकते हैं भाई, ठीक है, 1 तिहाई कर बहुत होता है। तो इसलिए अठूर के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया कि हम ये कर नहीं देंगे या फिर हमारा कर थोड़ा कम करो। तो ध्यान रखना, अठूर विद्रोह किसके समय हुआ था भाई? सूरदर्शन शाह के समय। और किस लिए हुआ था? तिहाड़ कर के लेने के उपलक्ष्य में। तिहाड़ एक प्रकार का कर था, टिहरी रियासत में लिया जाता था, ठीक है। बाकी ध्यान देना, अठूर कर जो अठूर विद्रोह है इसका नेतृत्व करते हैं बद्री सिंह असवाल। बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में होता है ये आंदोलन टिहरी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 56। निम्नलिखित में से कुमाऊं कमिश्नर के संबंध में असत्य कथन चुनिए। देखो पहला देखना यहाँ पर हथियारों के लिए लाइसेंस नीति। हथियारों के लिए लाइसेंस नीति शुरू करने वाला कौन होता है? कुमाऊं कमिश्नर JR रीड, ठीक है, JR रीड। ये कब होता है कुमाऊं कमिश्नर? देखो 1887 से लेकर 89 तक ये कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर कि जो लाइसेंस नीति, देखो लाइसेंस नीति भारत में 1857 की क्रांति के बाद आ गई थी, हमारे उत्तराखंड में भी आ गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया क्योंकि उस समय यहाँ पर कमिश्नर होते हैं रेमजे, और रेमजे हमारे उत्तराखंड में लाइसेंस नीति लागू नहीं करते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ यहाँ की जनता देती है, राजा सूरदर्शन शाह भी अंग्रेजों का साथ देते हैं, इसलिए रेमजे बहुत खुश हुआ यहाँ के लोगों से, और यहाँ के लोगों के लिए लाइसेंस नीति उस समय लागू नहीं की। बाद में लागू होती है, कब? 89 में, और उस समय कमिश्नर कौन होता है? JRD रीड, ठीक है। चलो कुली एजेंसी का गठन JE कैंपेवेल के समय होता है, और ये जो कमिश्नर होता है ये 1905 से लेकर और 1914 तक रहता है कमिश्नर, ठीक है। कुली एजेंसी आपको पता है 1908 में बनती है, पौड़ी में इसका गठन होता है भाई कुली एजेंसी। यानी कि कुली एजेंसी कुलियों के लिए बनाई गई थी कि अब क्या करेंगे कि जो सामान ढोने का काम है वो यहाँ की जनता नहीं करेगी, अलग से कुली रखेंगे, उन्हें पैसा देना पड़ेगा पर, ठीक है, यहाँ की जनता पैसा देगी उन कुलियों को और वो सामान ढोएंगे किसका? अंग्रेजों का। लेकिन ये एजेंसी भी बाद में बंद हो जाती है, ठीक है। चलो तीसरा देखना कि पहला वाटर रूल्स। देखो पहला वाटर रूल्स ट्रेल के समय आता है, गलत, ठीक है। पहला वाटर रूल्स 1917 में आता है भाई, 1917 में। और ट्रेल कब होता है भाई कुमाऊं कमिश्नर? 1816 से लेकर 35 तक, ठीक है, ये होता है कुमाऊं कमिश्नर। जबकि पहला वाटर रूल्स कुमाऊं में 1917 में आता है, और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन होते हैं? पर्सी बिंडम इस समय कुमाऊं कमिश्नर होते हैं। पर्सी बिंडम का शासनकाल 1914 से लेकर 24 तक होता है, ठीक है। पर्सी बिंडम ऐसा कुमाऊं कमिश्नर है जिसके शासनकाल में एक तो वाटर रूल्स, ठीक है, कुमाऊं वाटर रूल्स आया, पहला वाटर रूल्स। दूसरा आपका असहयोग आंदोलन भी इनके समय में होता है, ठीक है। दूसरा फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी 1921 में बनती है, ठीक है, वो भी इनके शासनकाल में होती है। कुली बेगार प्रथा समाप्त होती है, कुली एजेंसी समाप्त होती है, वो सारे के सारे कार्य इनके शासनकाल में होते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखनी ये सारी चीजें कि किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में कौन कौन सी घटना हुई। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि 1942 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? एक्टन था, ठीक है। देखो 1942 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? एक्टन। इसका शासनकाल है 1941 से 43 तक, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नर से भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई। देखो शुरू के 6 कमिश्नर आपको डिटेल से पढ़ने हैं। शुरू के 6 कमिश्नर हो गया आपके, जैसे गार्डनर हो गया, ट्रेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका गोवान हो गया, लोसिंगटन हो गया, वेटन हो गया, रेमजे हो गया। इनके बारे में तो आपको डिटेल से पढ़ना है। बाकी जो कमिश्नर है उनके बारे में आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी घटना जो भारत में एक फेमस घटना होती है या सबसे अधिक जो घटना, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, 1942 की क्रांति हुई, तो वो क्रांति सारी उत्तराखंड में भी होती है। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत छांटना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57, गलत कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में कौन सा दर्रा है भाई? लासवा दर्रा है ये तो ठीक हो जाएगा। धारमा और ब्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है? धारमा और ब्यास घाटी धारमा और ब्यास घाटी के बीच जो दर्रा है वो है सिनला दर्रा। सिनला दर्रा और पिथौरागढ़ में ये, ठीक है। ट्रेल पास दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखने चीजें। बाकी दारमा और लस्सर यांगटी जो घाटी है उसके बीच कौन सा दर्रा है भाई? गंगाचल दर्रा है। दारमा घाटी और कुंती घाटी के बीच कौन सा दर्रा है? नामा दर्रा है। देखो ये दोनों दर्रे कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में दोनों दर्रे, नामा हो या फिर आपका गंगाचल दर्रा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई नैनीताल नहीं आता है, ठीक है। देखो भूकंप जोन दिखाएं तो भारत में देखो उत्तराखंड भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5 में आता है। जो जोन 4 है उसे बोलते हैं संवेदनशील भूकंप जोन, ठीक है। और जोन 5 जो होता है अति संवेदनशील
संवेदनशील जो भूकंप जोन होता है, देखो संवेदनशील का मतलब होता है जहां पर कम आता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा कहाँ आता है जोन 5 अति संवेदनशील में। तो उत्तराखंड के कैसे कौन कौन से जिले हैं जो संवेदनशील में, और कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील में आते हैं। ठीक है, चलो देखना यहाँ पर संवेदनशील जो जिले हैं, देखो एक तो आपका उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी के बाद आपका टिहरी हो गया, टिहरी के बाद आपका देहरादून हो गया, देहरादून के बाद आपका नैनीताल हो गया, नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर है। यहाँ पर जोन 5 की जगह जोन 4 जो जोन 4 में आते हैं ये जिले। ठीक है, यहाँ पर उतना ज़्यादा भूकंप नहीं आता है। ज़्यादा भूकंप किस में आता है भाई? अति संवेदनशील जोन 5 में आता है। ठीक है, जैसा आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, ये सारे के सारे जोन 5 के जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, खीर गंगा। देखो खीर गंगा जो नदी है जहाँ पर अभी बाढ़ आई थी उत्तरकाशी में धराली के पास, तो वो यही नदी, इसी नदी पर आई थी भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई? भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर देखना मंदाकिनी की सहायक नदी है मधुगंगा, एक है मधुगंगा। ठीक है, मधुगंगा के बाद ध्यान रखना धुलगाड़ नदी, धुलगाड़ के बाद ध्यान रखना आपका सोनगंगा है एक, सोनगंगा। ठीक है, सोनगंगा के बाद ध्यान रखना एक काली गंगा भी है, काली गंगा। ठीक है, तो ये मंदाकिनी की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं देखो, भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, बैरल गाड़ और सुमाली गाड़। तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कोसी की भी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सुमाली गाड़ तो कोसी की हो जाएगी। ठीक है, सुमाली गाड़, बैरल गाड़ और काली पानी गाड़, ये हो जाएगी इसकी पूर्वी रामगंगा की। भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, बैरल गाड़ और काली गाड़। बाकी कोसी की है सुमाली गाड़ होगी आपकी। ठीक है, कोसी की सहायक नदी है, और भी है कोसी की सहायक नदी। ठीक, अभी ध्यान नहीं आ रहा उतना। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ताल पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की महत्व वाला ताल है भाई? ठीक है, पुष्कर तीर्थ की तरह और हर की पौड़ी की तरह ऐसा कौन सा ताल है? नोकचुया ताल, जिसे सनत कुमार सरोवर भी बोलते हैं। सनत कुमार सरोवर के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? तो नोकचुया ताल है भाई। ठीक है, यहाँ पर ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, ध्यान रखना। बाकी नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर भी बोलते हैं। त्रिऋषि सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है? नैनीताल को। भीमताल का आकार कैसा आकार है भाई? त्रिभुजाकार भीमताल का आकार है। सबसे बड़ी झील है कुमाऊं की। ठीक है, सबसे गहरी झील है कुमाऊं की नोकचुया ताल, सबसे बड़ी झील भीमताल, झिलमिल ताल। ये आपका इसका आकार है गोल, और ये है नीले रंग के जल के लिए प्रसिद्ध। नीले रंग का जल के लिए प्रसिद्ध कौन सा ताल है और जिसकी आकृति गोल है? झिलमिल ताल। ये हो जाएगा आपका चंपावत में। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ें सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही मिलान करना है आपको। ठीक है, सूर्य मंदिर दिया है, बहुत सारे सूर्य मंदिर आपके उत्तराखंड में। तो पहले देखना, पलेटी का सूर्य मंदिर आपका टिहरी में मिलता है, हिंडोला खाल देवप्रयाग के पास। कुलसारी का सूर्य मंदिर आपका चमोली में मिलता है। मढ़ का सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़, देखो मढ़ प्राचीन नाम है लाखा मंडल का, और मढ़ का सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा पिथौरागढ़। बाकी मंजियाली का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। एक और ध्यान रखना, क्यार्क सेन का सूर्य मंदिर ये हो जाएगा आपका पौड़ी में। ठीक है, बाकी एक तो आपको पता ही है कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, बड़ा आदित्य मंदिर। चलो इसमें क्या बन जाएगा? 2 3 1 4 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पर। ठीक है, गलत कथन देखो, ऑप्शन ए ही आपका गलत हो जाएगा। डोलगल वर्षा डंगवाल नहीं है भाई। ठीक है, पिरुल बुमेन बोलते हैं मंजू साल को। नमक वाली, नामक नहीं होगा ये, नमक होगा। ठीक है, नमक वाली शशि बगुणा को कहा जाता है। बुल्ली आर्ट कहा जाता है तानिया कोट नाला को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछ रहे हैं भाई, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। बाकी बंदना कटारिया को क्या बोला जाता है? कटारिया। ठीक है, बंदना कटारिया। हैट्रिक गल बोलते हैं इसे, हैट्रिक गल। ठीक है, बाकी एक और है मशरूम लेडी किसे बोलते हैं? दिव्या रावत को मशरूम लेडी बोलते हैं। ठीक है, बाकी एक मीनाक्षी खाती है जिसे बोलते हैं एप्पनगढ़ बोलते हैं मीनाक्षी खाती को, मीनाक्षी खाती। ठीक है, मीनाक्षी खाती को बोलते हैं। ठीक, बाकी उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी को बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63। सही क्रम में लगाना है आपको।
राजा दिए हैं पंवार वंश के और सही क्रम में लगाना। देखो सबसे पहला राजा कौन बनता है, देखो सबसे पहला राजा अगर इनमें से देखें तो अजयपाल होगा, लेकिन अजयपाल के बाद राजा अजयपाल के बाद और राजा बनते हैं, लेकिन मानसा से पहले श्यामसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। श्यामसा पहले, फिर महिपति, मानसा तो लेट हो गया। अच्छा, मानसा, श्यामसा, महिपति सा, पृथ्वी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। मानसा, श्यामसा, महिपति सा और पृथ्वीपति सा। देखो मानसा का शासनकाल मैं बताऊं आपको तो ये है 1591 से लेकर 1611 तक रहते हैं राजा। श्यामसा 1611 से लेकर 1631 तक राजा रहते हैं। महिपति शाह 1631 से राजा होंगे और 34 तक 1634 तक राजा रहते हैं। पृथ्वीपति शाह 1640 में राज्याभिषेक होता है और 1664 तक ये आपका राजा रहते हैं। कौन? पृथ्वीपति शाह। चलो, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64। देखो कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? कोठार बांध हो जाएगा आपका कोसी नदी पर, अल्मोड़ा में, ठीक है। बाकी भागीरथी नदी पर देखो, एक तो लोहारी नागपाल है, लोहारी नागपाल परियोजना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली, ठीक है। तो ध्यान रखना ये लोहारी नागपाल और मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तरकाशी में। बाकी एक आपको पता है टिहरी बांध है, ठीक है। पिंडर नदी में एक बांध जरूर याद रखना, देवसारी बांध। और भी बांध है लेकिन देवसारी बांध यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चमोली में। मंदाकिनी नदी पर, ठीक है, मंदाकिनी नदी पर सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। अगर आपसे पूछे सिंगोली भटवाड़ी परियोजना जो मंदाकिनी नदी पर है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। एक और ध्यान रखना, पाटा बुयांग परियोजना अगर आपसे पूछे तो ये आपका मंदाकिनी नदी पर हो जाएगी, रुद्रप्रयाग में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए देखना कि जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए जिलेवार बेशक सहकारी संघों की स्थापना हमारे राज्य में कब होती है? 1980 में। तो ये आपका पहला ही सही हो गया भाई, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलो, जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र, गोपेश्वर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सेलाकुई देहरादून में पड़ता है, ठीक है। हर्बल गार्डन पिथौरागढ़ में नहीं है, ये ऋषिकेश में हो जाएगा, मुन्नी की रेती ऋषिकेश, ठीक। जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान आपका गोपेश्वर में हो जाएगा, गोपेश्वर यानी कि चमोली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य कोसी नदी, रामगंगा नदी, मंडल नदी और सोना नदी बहती है, ठीक है भाई। ये सारी नदियाँ नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य बहती है। दूसरा देखना है कि सर्वाधिक पर्यटकों का राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक पर्यटन किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आपको उत्तराखंड में मिलते हैं या किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद राजाजी, उसके बाद फूलों की घाटी, ठीक है। ऑप्शन सी देखना, देश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है भाई, ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। देश में जो बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व है ये भी आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। बाकी ऑप्शन डी देखो, कस्तूरी मृग, अच्छा गलत छाड़ना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान अस्कोट नहीं है भाई, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा फूलों की घाटी, क्योंकि अस्कोट कस्तूरी मृगों के लिए तो प्रसिद्ध है लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो वन्य जीव विहार है। क्वेश्चन घुमा के देखो, अलग अलग है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि कस्तूरी मृगों के लिए कौन सा वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है तो अस्कोट आंसर होता फिर, और कस्तूरी मृगों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, फिर फूलों की घाटी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 देखना कि पंच केदारों में पितृ तीर्थ के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है भाई? देखो पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है आपका रुद्रनाथ, ठीक है, और ये आपका चमोली में है। देखो पंच केदारों में प्रथम केदार अगर आपसे पूछे केदारनाथ है, और यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है, पृष्ठभाग, ठीक है। दूसरा केदार हो जाएगा आपका मध्य महेश्वर नाथ, और मध्य महेश्वर नाथ में पूजा होती है भगवान शिव के नाभि की पूजा, ठीक। तीसरा केदार हो जाएगा आपका तुंगनाथ, तीसरा केदार है तुंगनाथ, और यहाँ पर जो पूजा होती है भगवान शिव के भुजाओं की पूजा। चौथा केदार हो जाएगा आपका रुद्रनाथ, ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। और पांचवा केदार हो जाएगा आपका कल्पनाथ, यहाँ पर भगवान शिव के केस की पूजा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन सा केदार पे भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है। चलो 68 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, सही कथन छाड़ना भाई आपको यहाँ पर, ठीक है। पहला देखना कि गांधी मंदिर कौसानी में नहीं है, गांधी मंदिर कहाँ है? नैनीताल में, नैनीताल, ठीक है। दूनागिरी मंदिर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि दूनागिरी पर्वत पूछे तो चमोली में है, दूनागिरी मंदिर है तो अल्मोड़ा में है, गांधी कुटी भी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बर्फ शिवलिंग चमोली में, ठीक है, जिसे बर्फानी बागा बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आबकारी के एग्जाम में आया था, ठीक है। अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग आपका कहाँ पर है, किस गुफा में है?
वो आपकी कहाँ पर है भाई, ये बर्फानी गुफा या बर्फानी बाबा बोलते हैं जिसे, शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग चमोली में है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये बर्फ का शिवलिंग है और ये अमरनाथ की तरह है, अमरनाथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है? देखो बीसू मेला लगता है उत्तरकाशी में जो कि धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। टोकरिया मेला नहीं लगता है भाई, टोकरिया मेला लगेगा आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, बाकी चौरंगी नाथन मेला भी उत्तरकाशी में लगता है और देवलांग मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो 70 क्वेश्चन 70वां। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? देखो कान में पहना जाएगा आपका नुग्यल और गोरख। ठीक है, ये पहना जाता है कान में। बाकी मुंदड़ा होगी, मुंदेड़ होगी, कुंडल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कान में पहने जाते हैं। बाकी हंसुली जो आभूषण है, हंसुली, गुलबंद, ये गले में पहने जाते हैं। ठीक है, गोखले, गोखले जिसे बोलते हैं बाजूबंद, बाजूबंद भी बोलते हैं इसे। और ये पहना जाता है बाजू यानी कि हाथ में, बाजू में पहना जाता है हाथ में। बाकी इमरती जो आभूषण है ये पहना जाएगा आपके पैर में। ठीक है, तो आभूषणों से भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना भाई, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका फायदा है, उतना आप जल्दी से कर सकते हो। चलो बाकी जीएस के क्वेश्चन है। तो भाई जीएस के क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या कहते हैं दूसरे सर जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कुछ मतलब कारणवश जो है आज के जो 10 क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा 80 तक, और 80 के बाद के क्वेश्चन वो करवाएंगे, है ना। तो 10 क्वेश्चन देख लो जीएस के, जरा क्या है इसमें, कौन सा कथन सही है। देखो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। देखो भाई जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो गया होगा। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, है ना। वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण और 11 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो एक वर्ष में जो अधिकतम है वो 7 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और 7 जो है चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, 11 नहीं हो सकते। तो ये भी आपका क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। जो एक सूर्य ग्रहण होता है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का हो सकता है, 8 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यही सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 ज्वार के बीच का समय होता है। देखो भाई जैसे क्या होता है, एक आपका क्या होता है, ज्वार होता है और एक भाटा होता है ना। तो क्या होता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि जैसे मतलब ज्वार और भाटा आते हैं ना पृथ्वी पर। ज्वार क्या होता है, समुद्र की लहरों का उठना, और भाटा होता है समुद्र की लहरों का वापस जाना। जो ज्वार होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्वार भाटा किस कारण आते हैं, चंद्रमा के आकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण, और पृथ्वी का जो प्रतिकर्षण बल होता है उसके कारण, और या फिर पृथ्वी का घूर्णन बल भी बोल सकते हैं उसके कारण, और सूर्य का आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 3 चीज आपको ध्यान रखना, सूर्य के आकर्षण और चंद्रमा के आकर्षण के कारण और पृथ्वी के प्रतिकर्षण या फिर घूर्णन बल के कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं। तो जैसे सपोज ये पृथ्वी इस पर ज्वार आएंगे तो ऐसे उठेंगे, ऐसे करके उठेंगे। तो ज्वार का उठना मतलब ज्वार होता है और समुद्र की लहरों का उठना मतलब ज्वार होता है और बैठना भाटा होता है। तो पहले जैसे सपोज यहाँ पे ज्वार आ गया, फिर समुद्र की लहरें बैठेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ज्वार हो गया, फिर यहाँ पे क्या कहलाएगा, भाटा कहलाएगा। फिर समुद्र की लहरें उठेगी तो फिर ये ज्वार हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर बैठेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाटा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, एक दिन में सामान्यतः 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, और इनके बीच का जो टाइम होता है, एक ज्वार के बाद जो दूसरा भाटा आता है, एक ज्वार के बाद जब भाटा आता है तो इसमें जो है 6 घंटे और 13 मिनट का समय लगता है। लेकिन यहाँ से जब भाटे के बाद फिर से ज्वार आएगा तो यहाँ पे भी लगभग 6 घंटे और 13 मिनट का समय लगेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 2 ज्वार के बीच, 2 ज्वार मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इसका दुगुना हो गया, 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26, 12 घंटे और 26 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 ज्वार के बीच का समय 12 घंटे 26 मिनट, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो अपस्पा एक्ट कब पारित हुआ था। देखो अपस्पा एक्ट जो है क्या है, सबसे पहले तो आप लोग इसका आंसर मतलब देख लो, फिर इसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ। अपस्पा एक्ट जो है 11 सितंबर 1958 को पारित हुआ था। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड, देखो ए से हो गया आर्म्ड, एफ से हो गया फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, है ना। ये है इसकी फुल फॉर्म, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। तो ये एक्ट, ये पावर जो है मतलब किसको दी गई है, पावर दी गई है भारतीय सशस्त्र बलों को। ये पावर दी गई है कि ये कहीं पे भी बिना वारंट के, है ना, बिना वारंट के जो है किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं और उन पर जो है मतलब अपने बल का प्रयोग भी कर सकते हैं ना, बिना वारंट के। तो ये एक्ट जो है लाया गया था, है ना, और कब लाया गया था, 1958 में। और सबसे पहले इस एक्ट को जो है 1958 में कहाँ लगाया गया था, असम में लगाया गया था, ना। तो ये जो है यहाँ पे मतलब जो ऐसे क्षेत्र होते हैं, हम ये बोल सकते हैं अशांत क्षेत्र होते हैं। तो अशांत क्षेत्रों में जो है क्या कहते हैं, ये फौज के द्वारा जो है ये मतलब लगाया जाता है। वहाँ पे क्या चलता है आपका, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जब फौज आएगी अशांत क्षेत्र में जहाँ पे शांति नहीं है, तो उस क्षेत्र में जो उनको ये पावर है, और इस पावर के तहत आपको पता है कि जहाँ पे फौज के जो नियम कानून लगता है उस नियम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लगता है तो फौज अपने हिसाब से क्या करती है, फिर हैंडल करती है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी, है ना, इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारी जगह पर लगाया गया है। ठीक है, इसका आंसर 11 सितंबर 1958 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए विद्वानों द्वारा दिए गए वक्तव्यों के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखो पहला कह रहा है ये 9 वर्ष के प्रथम दिन के लिए लिए गए संकल्प की तरह है। ये किसने कहा था, श्री नासरुद्दीन ने कहा था। मतलब नए साल के पहले दिन जो हम संकल्प लेते हैं उसके तरह है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किसने कहा था, अपन नासरुद्दीन ने कहा था। दूसरा ये मतलब बिल्कुल एकदम जो है सही है, यह लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। यह किसने कहा था, सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। या सर आइवर जेनिक्स ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था आपका, ये कहा था भाई आपका के.सी. वियर ने। केसी वियर लिख सकते हो या कहीं कहीं पे जो है वियर ऐसे करके लिखा जाएगा। केसी वियर ने कहा था कि यह लक्ष्य आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है, और आपका यह है, ये कर्मकांडी आकांक्षा समाजवाद के बिना एक फेबियन समाजवाद है। ये केसी वियर लिख रहा है इसके लिए, बल्कि ये जो है किसने कहा था, ये कहा था सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कुल मिला के इसका इसमें दिया हुआ, इसका इसमें दिया, तो ये यहीं पे गलत हो गया। तो ये पहला वाला केवल सर है, नासरुद्दीन वाला ही क्या है, सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
देखो सौर मंडल में शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व कितना है? देखो शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि मतलब इसका घनत्व पानी से भी कम है भाई। तो 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है शनि ग्रह का जो है क्या है घनत्व, और पानी से भी कम घनत्व, यानी कि इसको अगर पानी के ऊपर जो है ले जाया जाए शनि ग्रह को तो ये तैरने लग जाएगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, पूर्णिमा से पहले देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि पूर्णिमा से पहले 3 सही 3/4 दिन डेज बोल रहा है ना, और पूर्णिमा के बाद 3 सही 3/4 दिन की चंद्रकलाओं को क्या कहते हैं? तो भाई आपको ध्यान देना, जैसे चंद्रकलाएं होती है ना, तो चंद्रकलाएं होती है तो सबसे पहले जो 3 सही 3/4 दिन की जो चंद्रकला होती है, अगर हम देखें अमावस्या के बाद, तो अमावस्या के बाद और अमावस्या के पहले जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हंसिया चांद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसिया चांद। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे कि पूर्णिमा के बाद 3 सही 3/4 दिन पूर्णिमा के, और पूर्णिमा के पहले भी और पूर्णिमा के बाद भी इतने टाइम के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं? कुबड़ा चांद बोलते हैं, क्योंकि उसमें चंद्रमा की स्थिति जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, ऐसे करके दिखती है। ये समझो कि आप लोग जो है चंद्रमा इतना काला हो जाएगा और इतना दिखेगा, तो एक कुबड़ा बैल जैसे होता है तो कुबड़े की तरह दिखता है। और हंसिया चांद में चंद्रमा ऐसे दिखेगी। हंसिया चांद में कैसे दिखेगी? चंद्रमा इस तरीके से दिखेगी। तो आपको जैसे स्माइल करते हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और इतना आपका व्हाइट रहेगा। तो ये जैसे हंसते हैं स्माइल करते हैं उस तरीके का चांद दिखेगा आपका, ऐसे करके हंसिया चांद है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुबड़ा चांद हो जाएगा। बाकी अमावस्या तो होती है जब चांद बिल्कुल काला हो जाता है, और क्या कहते हैं पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा पूरा सफेद होता है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है भाई। देखो पुलिस के पेपर में भी कुछ इस टाइप का प्रश्न आया था, यहीं से आया था लेकिन कुछ अलग था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग है। देखो 240, 100 और फिर डॉट के बाद 101 और 195 एड्रेस IPv4 की कौन सी क्लास का IP एड्रेस है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो जो IPv एड्रेस होता है उसके अगर हम क्लास की बात करें तो इसकी क्लास जो है टोटल 5 होती है। एक होती है A क्लास, एक होती है B क्लास, एक होती है C क्लास, एक होती है D क्लास और एक होती है E क्लास। 5 क्लास होती है। कैसे होती है कि 5 क्लास कैसे होगी कि आपका जो क्लास होगी, आपको आपने बताया था हमने आपको कि जो IPv एड्रेस 4 होता है, IPv4 का जो एड्रेस होता है वो मतलब 0 से कम 0 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? कोई भी संख्या नहीं है। 255 ज़्यादा से ज़्यादा और 200 क्या कहते हैं 0 जो है कम से कम। तो जो A एड्रेस होता है उसमें क्या होता है 0 से 127 के बीच का जो मतलब अंकों में लिखे जहाँ पे वहाँ पे A होगा, है ना। वहाँ पे क्या होगा? क्लास कौन से क्लास का होगा? A क्लास का एड्रेस होगा। B क्लास का एड्रेस होगा जहाँ पे जहाँ पे 128 से लेकर और 191 तक होगा, वो होगा आपका B क्लास का एड्रेस। जहाँ पे क्या होगा 192 से लेकर और 223 तक होगा वो C क्लास का एड्रेस होगा, और जहाँ पे 224 से लेकर 239 तक होगा वो D क्लास का एड्रेस होगा, और जो आपका क्या होता है 240 से और 255 तक होगा वो किसका होगा? E क्लास का एड्रेस होगा। लेकिन इस एड्रेस को इनमें से कौन सी संख्या देखेंगे तो याद रखना कि जो क्लास जानी जाती है IP एड्रेस की क्लास का पता करना है तो उसके पहले ही अंक को देखेंगे, मतलब पहले ही नंबर को देखेंगे। तो पहला नंबर कितना? 241 है। 241 का मतलब है कि वो क्या है 240 से ऊपर और 255 के बीच में है, तो E क्लास का एड्रेस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से लोक अदालत के लिए कौन सा कथन सही है? लोक अदालत के लिए कौन सा कथन सही है? जैसे लोक अदालत है भाई, है ना। तो लोक अदालत जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था 1987 में, इसके तहत जो है संवैधानिक मान्यता मिली थी इसको। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। जो लोक अदालत के लिए संवैधानिक मान्यता मिली थी वो 1987 में मिली थी, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसको मान्यता मिली थी संवैधानिक, है ना। अगर हम यहाँ पे देखो तो मान्यता सामान्यतः इसमें एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है। एक न्यायिक अधिकारी होता है और एक इसमें वकील होता है, ये भी सही है। एक सामान्यतः मतलब वैसे घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मेन जो है क्या होता है न्यायिक अधिकारी होता है, एक वकील होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता इसमें रहता है। तो ये क्या करते हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, मतलब इसके तहत इसकी मतलब स्थापना हुई थी लोक अदालत की। ये लोक अदालत क्या करती है? दो पक्षों में समझौता करती है, जहां पे एक समझौता होने के चांसेस है वहां पे समझौता किया जाता है, ठीक है। तो ये समझौता करने के लिए बनी है। तो इसमें क्या समझौता करने के लिए सीधी सी बात है कि न्यायिक अधिकारी होना जरूरी है, एक वकील का होना भी जरूरी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता का होना भी जरूरी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होगा। दूसरी बात है इसके तहत 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। भाई 3 वर्ष तो क्या, इसका मतलब क्या है कि 3 वर्ष की हो सकती है, तो यही कहना चाह रहा है। लेकिन इसके 3 वर्ष को क्या, लेकिन इसमें जो कोई सजा है ही नहीं, इसमें सजा नहीं है भाई। तो ये क्या बोल रहा है? गलत बोला। इसमें कोई भी सजा नहीं है। 3 वर्ष तो क्या कोई भी सजा नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें केवल समझौता किया जाता है 2 पक्षों में, ठीक है। तो सजा का कोई चांस नहीं, समझौता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे दोनों को, है ना। चौथा, इनमें संबंधित अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। इनसे संबंधित जो अपील है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ध्यान रखना ये लोक अदालत यहाँ पे जब समझौता हो जाएगा तो इसकी कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी, तो कहीं भी इसकी कोई अपील नहीं की जाती है। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या हो गया? इसका आंसर पहला और दूसरा ही सही है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सही मिलान कीजिए। देखो 79 क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सही मिलान कीजिए। अनुच्छेद 39A में क्या कह रहा है? तो 39A किससे है कि स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। स्त्री और पुरुषों से संबंधित है, लेकिन सबको जो है समान आजीविका का वो है इससे। तो स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से आजीविका के साधन मिले, ये वाला सही है। तो ए का क्या हो जाएगा? सीधा चौथा हो जाएगा। दूसरा कहना अनुच्छेद 39B में है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से भौतिक संसाधन, ये भौतिक संसाधन से है भाई, है ना। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। बी के लिए क्या हो जाएगा? तीसरा। सी का क्या? अनुच्छेद 39 के सी में क्या है? यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से हो जिससे धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो ये बिल्कुल सही है कि तीसरा पे 2 जा रहा है। और ये देखो अनुच्छेद 39 का डी है, इसमें ये देखो 39 के डी में क्या जाएगा? स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 के डी में इस तरीके से जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। तो यानी कि कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। तो डी इसका आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए जून 2025 में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखना इसके लिए जो मिशन लॉन्च किया है वो क्या किया गया है? ज्ञान भारत मिशन। तो ज्ञान भारत मिशन जो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलो इसके बाद तो दूसरे सर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो लास्ट क्वेश्चन में ये बता देता हूँ। केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आगे की क्लास जो दूसरे सर देखेंगे आपकी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं, एक तरफ इनसे संबंधित जो विषय हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
तो आर्टिकल 324 है, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित होगा, तो ए का 4 हो जाएगा, भाग ये 15 में है निर्वाचन आयोग। इसके अलावा अगर हम देखें अनुच्छेद 315, तो ये लोक सेवा आयोग, जो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो भाग 14 के अंतर्गत यहाँ पे ये आ जाता है। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक यहाँ पर होगा। अनुच्छेद 280, तो ये वित्त आयोग से संबंधित है, तो यहाँ पर ये भाग 12 में हो जाएगा वित्त आयोग, तो ये सी का 2 हो जाएगा। और लास्ट है इसमें अनुच्छेद 338, तो ये यानी कि अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित ये हो जाएगा, तो 4 का इसमें डी का इसमें 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सही आंसर हम देखें तो ए का 4, बी का यहाँ पे 3, 4, 3 और 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर होना था। तो 4, 3, 2, 1 यानी कि बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 83 वाला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343, तो यहाँ पर है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और यहाँ पर 15 वर्षों तक शुरुआत में अंग्रेजी का प्रयोग जहां जहां पहले हो रहा था वहां अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो यहाँ पर 15 वर्षों के लिए तय किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो यहाँ पर 15 वर्ष यानी कि सी राइट आंसर होना था। बाद में यानी कि राजभाषा जो अधिनियम आता है एक 1963, तो इसके तहत ये किया जाता है कि अंग्रेजी को 15 वर्षों से आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, और बाद में एक संशोधन इसी राजभाषा अधिनियम 1963 में होता है, 1967 में। तो इसके तहत ये तय किया जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा है जिसका प्रयोग हो रहा है, अगर उसको समाप्त करना है तो उन राज्यों के द्वारा ये प्रस्ताव, उन विधानमंडलों के द्वारा ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए जहां पर अंग्रेजी यानी कि जहां पर हिंदी राजभाषा के रूप में जिस राज्यों में नहीं है, तो वहां का विधानमंडल अगर ये पारित करके भेज दे तो फिर अंग्रेजी भाषा को समाप्त किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर देखें हम तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होना था। अगला है 84 वाला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन जिसमें अभिकथन ए और दूसरा आर है, तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, संसद का भाग है, तो ये सही हो जाएगा। आर्टिकल 79 में पढ़ा होगा, तो इसके 3 भाग यहाँ पे होते हैं, 3 अंग, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति, तो इन तीनों से मिलकर ही संसद पार्लियामेंट का गठन यहाँ पे होता है। तो संसद का भाग है, तो ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, कथन ए सही हो जाएगा। कारण आर है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो जब संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा, तो उसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वो बिल से कन्वर्ट होकर विधेयक से कन्वर्ट होकर वो एक्ट या कानून में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें बताना है कि कथन जो कारण आ रहा है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये विधेयक जो राष्ट्रपति के द्वारा पारित होगा तभी कानून बनेगा। तो ये इसलिए कि क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, संसद के हिस्से है, संसद के अंग है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बी यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला इसमें 85 वाला क्वेश्चन है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी है किसने, एडम स्मिथ ने, ये गुन्नार मिडल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, तो बी इसका राइट आंसर होना था। 1970 में गुन्नार मिडल के द्वारा द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक यहाँ पे लिखी जाती है। ऐसे एडम स्मिथ की बात करें तो इनकी आती है द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक होती है, द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये पुस्तक ये लिखते हैं 1766 में। इन्हें ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पिता भी इनको कहा जाता है। तो इनके द्वारा ये द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी जाती है। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको पुरस्कार मिला है, ये नोबेल प्राइज मिला है 1998 में, 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जॉन ड्रेंज की बात अगर हम करें तो ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं, बेल्जियम के अर्थशास्त्री। तो ये जो हमारा नरेगा लागू होता है 2006 में, 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू होता है, तो उसके नीति निर्माता के रूप में भी जॉन ड्रेंज को यहाँ पर इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी यहाँ पे होना था। 86 वाला है कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये विश्व का एक प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र है माउंट न्यूमैन। तो ये आयरन ओर या लो अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर होगा, तो यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये खनिज क्षेत्र होगा। तो प्रमुख क्षेत्रों में, लो अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में ये यहाँ पर इसको देखा जाता है माउंट न्यूमैन को। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 87 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो आरंभ होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो मातांगिनी हाजरा, तो ये महिला यहाँ पर होती है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो ये होती है। अरुणा आसावली की बात करें तो ये होती है। इसके अलावा जैसे उषा मेहता का नाम आता है, ये लोग क्या करते हैं, ये भूमिगत रहते हुए रेडियो स्टेशन का संचालन ये करते हैं। ठीक है, तो अरुणा आसावली हो गया, उषा मेहता हो गया, सरोजनी नायडू हो गया, सरोजनी नायडू,
इसके अलावा जैसे कस्तूरबा गांधी आते हैं, कस्तूरबा गांधी। इसके अलावा सुचेता कृपलानी, तो ये महिलाएं यानी कि यहाँ पे कृपलानी, तो ये महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेती हैं। इसके अलावा कनक लता बरुआ, तो ये भी यहाँ पर भाग लेती है, लेकिन यहाँ पर डी वाला यहाँ पे नहीं, गलत होना था। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेती है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे था। अगला है 88 वाला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों का जोड़ा यहाँ पे मिलाना है। तो एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ इनके उद्गम स्थल है। यमुना की बात करें तो उत्तराखंड से ही यमुनोत्री क्षेत्र से ये निकलती है, तो ए का 4 यहाँ पे होना था। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी निकलती है कहाँ से, महाबलेश्वर क्षेत्र से ये निकलेगी, और ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी भी ये होती है, 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। तो ये क्या होती है, ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। प्रथम स्थान पे गंगा नदी, दूसरे स्थान पे गोदावरी नदी, और तीसरे स्थान पे कृष्णा नदी यहाँ पर आ जाएगी। और अगर दक्षिण भारत की पूछी जाएगी तो दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी यहाँ पर हो जाती है। गोदावरी नदी की बात करें तो ये नासिक क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है, तरम्बकम पहाड़ी, तो इस क्षेत्र से गोदावरी नदी निकलती है, और यहीं पर गोदावरी नदी के तट पर, ये नासिक के तट पर गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पर कुंभ मेला भी आयोजित होता है, और ये सबसे लंबी नदी हो जाएगी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि ये दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। महानदी की बात करें तो ये सिवा क्षेत्र से ये निकलती है, तो यहाँ पर इनका अगर हम क्रम लगाएंगे तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ए यहाँ पर होना था, 4, 3, 2, 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 89 वाला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी यहाँ पे। तो कौन सी घटना हमें यहाँ पे बताना है कि अंतिम घटना थी। एक है होम रूल आंदोलन, तो ये 1916 में चलता है। एक बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन, एक एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन, दोनों 1916 में चलते हैं। 1 अप्रैल 1916, 1 सितंबर 1916। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिमों के द्वारा, जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की का खलीफा का जो पद था, उसके लिए यहाँ पर आंदोलन चलाते हैं। तो 1919 से ये शुरू होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को ये यहाँ पर हत्याकांड यहाँ पे होता है। इसके अलावा मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में होगा, और ये कहाँ पर होगा, तो मालाबार क्षेत्र यानी कि केरल में पड़ेगा। तो इसी मालाबार क्षेत्र में ये आंदोलन जो किया जाता है, तो ये किसानों का आंदोलन यहाँ पर होता है, किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया जाता है। और इसके नेता के रूप में अगर नेतृत्व करने वाले हम देखें मुख्य रूप से, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है अली मुस्लियार के नाम से, जिनका मुस्लियार, तो इनका नाम यहाँ पे आता है अली मुस्लियार। ठीक है, तो अंतिम अगर हम देखें इन कालक्रम में अंतिम जो घटना है, तो मोपला विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा 1921 का, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, अगला है 90 वाला जो क्वेश्चन है, तो वैदिककालीन प्रशासन में भाग वो कौन अधिकारी था। तो भाग वो अधिकारी की अगर हम बात करें तो ये राजस्व कर जमा करने का अधिकारी होता है यहाँ पे, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। अगर इसी की अगर हम बात करें समाचार पहुंचाने वाला दूत या संदेशवाहक अगर हम देखें तो इसे कहते थे पाग लला, इसे हम कहेंगे पाग लला। और इसके अलावा अगर हम देखें युवा विभाग का प्रधान, तो युवा विभाग का प्रधान या आय व्यय का लेखा जोखा भी ये करता था, तो इसे कहते थे अक्षवाप, इसे अक्षवाप यहाँ पर ये होता था अक्षवाप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे सही होना है। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। तो ह्रास का मतलब यहाँ पर कमी से हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो कमी यहाँ पर देखने को मिली है जनसंख्या में, यानी कि पिछले 10 वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक जो कमी देखने को मिलती है, तो ये यहाँ पर नागालैंड में ये देखने को मिलती है। तो सबसे कम यानी कि सी इसका राइट आंसर होना था। नागालैंड में यहाँ पर माइनस में चलेगी थी, 0.58% यहाँ पर जनसंख्या में कमी देखने को यहाँ पे मिली है, तो यानी कि माइनस में चला है। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर हम देखें तो सर्वाधिक हो जाएगी यहाँ पे मेघालय में, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में, और ये हो जाएगी कितनी 27.82% मेघालय में हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो सी इसका राइट आंसर होना था। अगला है 92 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आईएनसी का जो प्रथम अधिवेशन होता है, तो ये अधिवेशन होता है 1885 में, 1885 में ये प्रथम अधिवेशन होगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं, तो ये करते हैं यहाँ पर कौन, डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर अधिवेशन की अध्यक्षता करें। तो ये कलकत्ता में होगा, ये कहाँ पर होगा, ये बम्बई में ये अधिवेशन होता है। ठीक है, और इस अधिवेशन में यानी इसमें 72 लोग इसमें भाग लेंगे, और सर्वाधिक जो भाग लेंगे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से ही सबसे ज्यादा इसमें ये सम्मिलित यहाँ पर होते हैं। तो ए वाला यहाँ पे गलत होना था। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, तो बिल्कुल ये सही होना था। यहाँ पे दूसरा अधिवेशन 1886 का जो होगा वो कलकत्ता में, यहाँ पर कलकत्ता में आयोजित होता है, और ये दादाभाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का होता है, उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है।
तो दूसरा वाला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही होना था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है तो इसमें नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग के यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, और जो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी वो फूट यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और इसके जो अध्यक्षता करते हैं तो एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे सही होना था, तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। 93 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ कुछ संगठन दिए गए हैं, एक तरफ इनके स्थापना के वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर हम देखें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना होगी तो ये 1839 में, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, लंदन में हो जाएगी, और 1839 में ये लंदन में इसकी स्थापना होती है। अगला हम अगर देखें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कलकत्ता में इसकी ये स्थापना नहीं होती है, बल्कि ये कहाँ पर होती है, ये भी लंदन में होता है। और इसकी जो स्थापना करते हैं तो वो 1866 में करते हैं, कौन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका जो गठन होता है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो ये 1870 में लंदन में ही इसका गठन होता है। और एक दूसरा जैसे इंडियन एसोसिएशन है, लेकिन ये नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो ये बंबई में नहीं होती है, बल्कि ये कहाँ पर होती है, कलकत्ता या वर्तमान का कोलकाता, तो कलकत्ता में ये होगी। और 1876 में इसकी स्थापना जो करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस संगठन की स्थापना यहाँ पर करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमें नहीं है बताना है, तो एक तो दूसरा वाला नहीं है यहाँ पे सुमेलित, और एक चौथा वाला, तो 2 और 4 इसका सही होना था, तो डी इसका राइट आंसर होना था, 2 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला है 94 वाला क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो नए भारत का पैगंबर या आधुनिक भारत का जो पिता होते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी जिनको कहा जाता है, या पत्रकारिता का जनक जिनको कहा जाता है, तो ये सारे जो नाम है यहाँ पर, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक 19वीं सदी में जो भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं तो ये सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ही इनकी शुरुआत की जाती है। इनके द्वारा जो गठित होता है 1828 में ब्रह्म समाज, तो इसी ब्रह्म समाज के माध्यम से भारत में या हिंदू धर्म में मुख्य रूप से जो कुरीतियां उस समय थी, तो उन कुरीतियों को समाप्त करने का काम ये यहाँ पर करते हैं, जैसे सती प्रथा होती है, तो ये प्रमुख एक काम या उपलब्धि इनकी होती है राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की, तो इन्हीं को ये कहा जाएगा। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना, और ये 1875 में ये बंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण ये कौन थे, तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु होते हैं, रामकृष्ण परमहंस जिनको कहा जाता है, और इनका मूल नाम होता है गदोधर चट्टोपाध्याय, इनका नाम यहाँ पर होता है। जैसे दयानंद सरस्वती का होता है मूल शंकर, रामकृष्ण परमहंस का होता है गदोधर चट्टोपाध्याय, और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का होता है यहाँ पे नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनके द्वारा ही, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है 1897 में, और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला है 95 वाला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, या कोल्ड वार जिसे कहते हैं। कोल्ड वार या शीत युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब संपन्न हुआ 1939 से लेकर और 1945 तक यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध चलता है। इस विश्व युद्ध के पश्चात 2 गुटों में, यानी कि एक पश्चिमी गुट होता है, एक पूर्वी गुट होता है। पश्चिमी गुट का जो नेतृत्व करते हैं तो वो अमेरिका यहाँ पर यूएसए होता है, जिसे पूंजीवादी गुट भी हम कहते हैं, और जो साम्यवादी गुट होता है इसके नेतृत्व करने वाला होता है रशिया, रूस जिसे कहते हैं। तो आपस में तनाव की स्थिति, विचारों में, है ना, इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव होता है तो सही हो जाएगा। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, तो ये सही हो जाएगा। महाशक्तियों के बीच तनाव, तो यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होना था, उपयुक्त सभी सही यहाँ पे हो जाएंगे। 96 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है बताना है कि किसका नहीं होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है तो सही हो जाएगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 ये भी सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये नहीं है, तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा जो अधिनियम है तो ये 2005 का हो जाएगा, तो ये यहाँ पर गलत होना था। महिलाओं पर क्रूरता तो 1995 का है, तो हमें बताना कि कौन सा सही नहीं होगा, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 97 वाला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एलयू जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ा है, तो ये क्या करता है, एक तो गणितीय संक्रियाओं को पूरा करता है और इनकी जो तार्किक या तुलनाएं यहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तो ए वाला सही होना था। डाटा का संग्रह करता है तो ये यहाँ पर गलत होना था। अगला है तुलनाएं करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तुलनाएं या तार्किकता यहाँ पर ये करता है तो ये सही होना था। और निवेश नीतियों के साथ संप्रेषण करता है तो ये भी गलत होना था। तो इसका 1 और 1 और 3, तो 1 और 3 यानी कि डी इसका राइट आंसर होना था। 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद 98 वाला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर अगर हम यूनिक्स
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 99 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक जो कंप्यूटर है उपकरण है ये इंटरनेट से जब जुड़ता है तो इसका एक आईपी एड्रेस इसको दिया जाता है या आईपी एड्रेस इसका होता है। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर होगा तो ये नेटवर्किंग और इंटरनेट संचार सक्षम करना, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला है इसमें 100 वाला क्वेश्चन है, भारत का गगनयान अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है। तो भारत का जो गगनयान या मानव युक्त जो गगनयान मिशन है तो ये अब 2027 के लिए ये प्रस्तावित यहाँ पे रखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो ये जीएस के क्वेश्चन थे यहाँ पे।